नमस्कार दोस्तों, आदर्श टेक्निकल क्लासेस दौसा में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हो दोस्तों? आशा करता हूं सभी मस्त होंगे, सभी मजे में होंगे। तो दोस्तों सभी को राम राम। दोस्तों जैसे कि आपने पिछली वीडियो को बहुत अच्छा प्यार दिया, बहुत अच्छा उसको स्नेह दिया, काफी अच्छा बच्चों ने शेयर भी किया दोस्तों। और यहाँ पे आज आपके प्यार के लिए दोस्तों, आपका प्यार सपोर्ट इतना अच्छा रहा और एक और आज मैराथन लेकर आए। कंटिन्यू मैराथन चलती रहेगी आप लोगों के प्यार के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे जो आज के सारे जो प्रश्न होंगे वो किस बेस पे होंगे, आइए तो यहाँ पे हम चर्चा करते हैं सीधे कि यहाँ पे जो क्लास रहेगी वो आपकी पूरी की पूरी मशीन के एमसीक्यू रहेंगे। और यहाँ एमसीक्यू केवल एक दिखावा है, लेकिन मैं पढ़ाता हूँ पूरा कंटेंट। यहाँ पे कोई भी एक टॉपिक आ गया तो टॉपिक से रिलेटेड पूरी जानकारी यहाँ पे कंटेंट ज्यादा से ज्यादा देने की कोशिश मैं करता हूँ और आगे मैं करता रहूंगा दोस्तों। तो यहाँ पे जैसे कि आप लोगों के द्वारा जिनके एग्जाम लग चुकी है तो वो बता रहे हैं कि भाई ज्यादा क्वेश्चन जो है मशीन से ज्यादा उठ रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे फिर मैंने आज मशीन ली है, आगे भी मशीन के कई सारे क्वेश्चन अपन करेंगे। तो आज देखते हैं यहाँ पे काफी सारे क्वेश्चन करेंगे और तो मशीन के एमसीक्यू जो कि टॉप एमसीक्यू होते हैं वो दोस्तों मैं लेकर आ रहा हूं। ठीक है, आइए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। और दोस्तों यहाँ पे क्योंकि पॉइंट को ध्यान से आपको समझना है तो आइए यहां पे बात करते हैं। नंबर 1, आदर्श ट्रांसफार्मर की स्थिति में वोल्ट एम्पियर इनपुट और आउटपुट में क्या संबंध होता है। दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि आदर्श ट्रांसफार्मर है और आदर्श ट्रांसफार्मर के इनपुट और आउटपुट में क्या संबंध होता है, क्या नहीं होता है, आइए जानकारी लेते हैं। सबसे पहले मैं केवल ये बताना चाहूंगा कि ओनली फॉर जो ट्रांसफार्मर है एक क्या है। तो मेरे दोस्तों ट्रांसफार्मर एक प्रकार की स्टैटिक युक्ति होती है। क्या? तो मैं सीधा सा कहूंगा भैया कौन सी युक्ति है, तो स्टैटिक। तो ये स्टैटिक कह दीजिए चाहे स्टैटिक कह दीजिए, क्योंकि इसमें घूमने वाला पार्ट्स नहीं होता है। नेक्स्ट मैं कहूंगा ये किस सिद्धांत पर काम करता है, तो मेरे दोस्तों ये चुंबकीय प्रेरण। चुंबकीय प्रेरण यानी कौन सा चुंबकीय, तो मैं कहूंगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर काम करता है। इसी का नाम दोस्तों यहां पे मैं ये कहूंगा कि अन्योन्य प्रेरण। ठीक है, यहां पे मैं ये कहूंगा कि म्यूचुअल म्यूचुअल इंडक्टेंस, यहां पे मैं कहूंगा पारस्परिक, इसी को कहूंगा मैं सह प्रेरण सिद्धांत पर कार्य किया जाता है। तो दोस्तों यहां पे आप विद्युत चुंबकीय और इसी को आप क्या कह सकते हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिद्धांत कह सकते हो, अन्योन्य कह सकते हो, यहां पे क्या कह सकते हो, म्यूचुअल इंडक्टेंस, पारस्परिक प्रेरण कह सकते हो, सह प्रेरण कह सकते हो। दोस्तों यहाँ पे कोई दिक्कत है तो बताइएगा। नहीं तो दोस्तों यहाँ पे ट्रांसफार्मर होता है, इसकी रेटिंग क्या होती है, तो हम कहते हैं भैया केवीए। क्या होती है? केवीए इसकी रेटिंग होती है। और दोस्तों ध्यान रखना इसमें दो वाइंडिंग हम प्रयोग करते हैं, एक प्राइमरी वाइंडिंग और दूसरी होती है सेकेंडरी वाइंडिंग। दोनों वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की किस गुण के कारण जुड़ी होती है दोस्तों, ये चीज ध्यान रखना। आपसे क्वेश्चन पूछेगा यानी कि इस प्रकार से कि भैया एक वाइंडिंग ये है और एक वाइंडिंग ये है, जिसको हम लोड से जोड़ते हैं वो तो है सेकेंडरी और जिसको हम सप्लाई से जोड़ते हैं वो है आपकी प्राइमरी वाइंडिंग। ये दोनों वाइंडिंग आपस में किस गुण के कारण जुड़ी हुई है, तो इसको विद्युत दे रहे हैं क्या, इसको विद्युत दे रहे हैं क्या, तो विद्युत के कारण तो नहीं जुड़ रही ना। तो यहाँ पे मेरे दोस्तों अब ध्यान से देखो, क्योंकि इसमें चुंबक फ्लक्स पैदा हो रहा है तो चुंबक जा रहा है कि नहीं जा रहा, इस चुंबक के कारण दोनों जुड़ रही है कि नहीं जुड़ रही। तो यहाँ पे चुंबकीय फ्लक्स के कारण या चुंबकीय गुण के कारण दोनों आपस में जुड़ी होती है। तो ये किस गुण के कारण जुड़ी होती है, तो मैं कहूंगा सीधा कि चुंबक गुण के कारण जुड़ी होती है। जबकि ऑटो ट्रांसफार्मर होता है तो ऑटो ट्रांसफार्मर में दोनों वाइंडिंग जो होती है वो चुंबकीय और विद्युतीय गुण के कारण जुड़ी होती है। दोस्तों यहां पे हम बात करते हैं सीधा आदर्श। जो आदर्श ट्रांसफार्मर होता है इसके अंदर होता क्या है कि जो ये प्राइमरी होती है इसमें मान लिया कि 10 टर्न है, तो दोस्तों इसके सेकेंडरी में भी कितने टर्न होते हैं, 10। यानी दोनों वाइंडिंग में टर्नों की जो संख्या रहेगी मेरे दोस्तों, यहाँ पे दोनों वाइंडिंग में टर्नों की संख्या, तो मैं कहूंगा यहाँ पे दोनों वाइंडिंग, क्या, दोनों वाइंडिंग में टर्नों की संख्या। तो दोस्तों टर्नों की संख्या क्या होती है, समान होती है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा दक्षता कितनी होगी, तो मेरे दोस्तों आदर्श ट्रांसफार्मर है इसलिए दक्षता क्या होगी, अनंत। क्या होती है, अनंत। यहां पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भैया प्रतिरोध कितना होगा, तो प्रतिरोध मेरे दोस्तों यहाँ पे शून्य होता है। क्या होता है, शून्य होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए
कि इसमें कि चुंबकशीलता का मान कितना होगा, चुंबकशीलता। तो मेरे दोस्तों चुंबकशीलता का मान कितना होता है, तो मैं कहूंगा अनंत होता है। क्या होगा, अनंत होता है। इसमें मेरे दोस्तों इनपुट व आउटपुट, इनपुट व आउटपुट का मान कितना होता है, आउटपुट वोल्टेज, इनपुट व आउटपुट वोल्टेज क्या होता है, तो मैं कहूंगा समान होता है, यानी कि बराबर होता है। क्लियर दोस्तों। यहां पे आपसे पूछा जाए कि हानि कितनी होगी, तो भैया हानि 0 वाट होती है। हानि कितनी होती है, 0 वाट होती है। तो यहां पे तो आपसे क्या पूछ रहा है, आउटपुट में संबंध क्या है, तो भैया इनपुट और आउटपुट आपस में क्या होंगे, बराबर। इसमें इनपुट और आउटपुट बराबर होते हैं, तो राइट ऑप्शन ये। आपसे कहा जाए कि इनपुट ज्यादा है और इनपुट ज्यादा है और आउटपुट क्या है, कम, तो ये दोस्तों किस ट्रांसफॉर्मर की स्थिति होगी, तो कहेंगे स्टेप डाउन। तो ये कौन सा हो जाएगा, स्टेप डाउन हो जाएगा। जबकि मेरे दोस्तों यहाँ पे इनपुट तो कम है और आउटपुट ज्यादा, यानी निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में बदलता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर के नाम से जाना जाता है। तो बोलो दोस्तों समझ में आया कि नहीं आया, आया, ठीक है। तो इसी प्रकार आगे चलते रहेंगे। आइए सेकंड क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर में लोड पर जाने पर कॉपर लॉस में किस प्रकार का परिवर्तन होता है। तो दोस्तों इसने एक बात तो ये कह दी कि जो कॉपर लॉस है यानी ताम्र हानि है, वो किस पर निर्भर कर रही है, लोड पर निर्भर कर रही है। ये तो पता चल गया ना। अब यहाँ पे सूत्र के माध्यम से पता चलता है कि रेखीय है या धारा के वर्ग के अनुपाती है या वोल्टेज के अनुपाती है या फिर स्थिर रहती है। तो हम ये कह रहे हैं कि लोड तो भैया बढ़ता भी है और लोड घटता भी है। इसका मतलब ये कॉपर हानि है, ये स्थिर तो नहीं है, स्थिर तो नहीं है, परिवर्तित है इसका मतलब तो, ठीक है। अब दोस्तों यहां पे मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहता हूं। आइए यहां पे बात करते हैं ताम्र हानि। क्या बात करते हैं, ताम्र हानि, जिसको हम कॉपर लॉस कहते हैं। दोस्तों अगर मैं उपनाम की बात करूं तो ये आपकी परिवर्तित हानि होगी, परिवर्तित हानि। और परिवर्तित हानि होती है तो इसको नियत हानि कहेंगे क्या, जी नहीं, इसे तो हम चल हानि कहते हैं। कौन सी चल हानि, इसी को हम क्या कहते हैं, चर हानि कहते हैं। इसी को दोस्तों वेरिएबल, वेरिएबल हानि भी कहते हैं। इसी को हम प्रतिरोधी हानि कहते हैं, प्रतिरोधी क्या कहेंगे, प्रतिरोधी दोस्तों हानि कहते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूंगा दोस्तों यहाँ पे प्रतिरोधी, इसी को ओमिक हानि कहते हैं, ओमिक हानि के नाम से भी जाना जाता है। जो हमारी ताम्र हानि होती है बोलो किस पर निर्भर करती है, तो हम कहेंगे लोड पर निर्भर करती है। अरे किस पर निर्भर नहीं करती, तो हम कहेंगे आवृत्ति, यहाँ पे मैं कहूंगा आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है। यहाँ पे जो हमारी ताम्र हानि होती है ये एसी और डीसी दोनों पे क्या करेगी मेरे दोस्तों, कार्य करती है। एसी और डीसी दोनों पर कार्य करती है ताम्र हानि। मैं नेक्स्ट बात करूं यहाँ पे सूत्र, ठीक है, तो सूत्र क्या हो जाएगा ताम्र हानि का, आई स्क्वायर आर हो जाता है। यानी कि जो ताम्र हानि होती है ना, ताम्र हानि वो धारा के वर्ग के क्या होती है, समानुपाती होती है। ताम्र हानि धारा के वर्ग के क्या होती है दोस्तों, समानुपाती होती है। तो यहाँ पे देखिएगा धारा के वर्ग के अनुपातिक, अनुपातिक को ही हम समानुपाती के नाम से जाना जाता है। तो राइट ऑप्शन तो ये हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि ताम्र हानि को किस परीक्षण के द्वारा ज्ञात किया जाता है, ताम्र हानि को किसके द्वारा ज्ञात किया जाता है। तो दोस्तों सीधा सा हम बात करेंगे यहाँ पे ताम्र हानि, ताम्र हानि। तो यहाँ पे जो ताम्र हानि होती है, ताम्र हानि परीक्षण, यानी मैं डायरेक्ट लिखूं परीक्षण, तो यहाँ पे जो परीक्षण होगा वो कौन सा होगा, तो मैं यहाँ पे कहूंगा परीक्षण जो होता है वो लोड पे होगा, और लोड कौन सा होगा, फुल लोड। तो फुल लोड टेस्ट, तो यहाँ पे फुल लोड टेस्ट, इसी को कहते हैं पूर्ण भार परीक्षण। क्या कहते हैं मेरे दोस्तों, पूर्ण भार परीक्षण कहते हैं। और नेक्स्ट इसी को मैं अगर चाहूं तो क्या कहूंगा, शॉर्ट सर्किट टेस्ट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, लघु परिपथ परीक्षण, लघु परिपथ परीक्षण। तो लघु परिपथ परीक्षण के नाम से दोस्तों जाना जाता है।
तो यहाँ पे ये है, तो ये पूरा का पूरा हो गया। तो ये ताम्र हानि होती है, तो ताम्र हानि किस पर निर्भर करेगी? तो हम कहते हैं लोड पर निर्भर करती है, आवर्ती पे बिल्कुल निर्भर नहीं करती, एसी डीसी दोनों पर कार्य होता है। सूत्र हो गया I स्क्वायर R, यानी धारा के वर्ग के क्या होती है दोस्तों, समानुपाती होती है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी ऑप्शन होता है। आइए नेक्स्ट बात करते हैं, यदि ट्रांसफार्मर की दक्षता कितनी हो जाए मेरे दोस्तों, 100% हो जाती है, तो इसका अर्थ क्या होता है? दोस्तों आपको अगर पता होगा थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे मैंने लिखा है कि दक्षता कितनी हो जाए, अनंत, और ये अनंत किसके लिए लिखा है, इस आदर्श के लिए। क्या लिखा है, आदर्श के लिए लिखा है दोस्तों। तो यहाँ पे बात करेंगे कि यदि ट्रांसफार्मर की दक्षता अनंत हो तो इसका अर्थ क्या है। तो दोस्तों अर्थ क्या है, तो मैं यही तो कह रहा हूं, देखो सॉरी, यहां पे मैं यही तो कह रहा हूं कि अनंत दक्षता होती है तो दोनों में टर्नों की संख्या क्या है, समान होती है। यहाँ पे प्रतिरोध क्या होता है, 0 होता है। चुंबकशीलता अनंत होती है और दोनों में वोल्टेज का मान भी बराबर होता है। ठीक है, तो ये आपस में एक दूसरे से रिलेटिव है। तो यहाँ पे बात करते हैं सीधा कि जब अनंत दक्षता होती है तो ट्रांसफार्मर कैसा बनता है, तो हम कहते हैं आदर्श। कैसा बनता है, आदर्श ट्रांसफार्मर बनता है। और आदर्श ट्रांसफार्मर की अनंत दक्षता कितनी होती है, अनंत। प्रतिरोध कितना होता है, तो मैं कहता हूं 0। चुंबकशीलता कितनी होती है, तो हम कहते हैं अनंत होती है। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हानि कितनी होती है, 0। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा इनपुट व आउटपुट क्या है, तो मैं कहूंगा भैया बराबर। क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पे इनपुट और आउटपुट का मान क्या होगा, पावर बराबर होती है। तो राइट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन होता है। क्लियर दोस्तों, तो ये चीज ध्यान रखिएगा एक तो। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं 4 नंबर, ट्रांसफार्मर में ओपन सर्किट टेस्ट द्वारा कौन सी हानि ज्ञात करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं, देखो ट्रांसफार्मर ट्रांसफार्मर परीक्षण, ट्रांसफार्मर परीक्षण दोस्तों अब ध्यान से समझिएगा इसको। यहाँ पे बात करते हैं ओपन सर्किट टेस्ट, ओपन सर्किट टेस्ट, ओपन सर्किट टेस्ट। तो यहाँ पे ओपन सर्किट जो टेस्ट होता है तो इसमें क्या होगा, तो ओपन सर्किट, ओपन का मतलब क्या है, खुला। तो इसे खुला परिपथ दोष भी कहते हैं, वो सॉरी खुला परिपथ परीक्षण। ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे हम, खुला परिपथ परीक्षण यहाँ पे। और दूसरी चीज मैं कहूंगा जब ओपन है तो ये नो लोड है कि नहीं है, भाई नो लोड टेस्ट है, तो इसी को क्या कहेंगे अपन, नो लोड टेस्ट। क्लियर, नो लोड, जब लोड ही नहीं है तो ताम्र हानि का तो पॉसिबल ही नहीं होगा, क्योंकि ताम्र हानि तो लोड पे निर्भर करती है। तो मेरे दोस्तों यहाँ पे नो लोड टेस्ट की बात करते हैं, तो नो लोड जो टेस्ट होगा ना, नो लोड जो टेस्ट होगा वो किस पे होगा, लोहा हानि पर। तो इसके द्वारा हम क्या ज्ञात करेंगे, तो हम कहेंगे लोहा हानि, लोहा हानि ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो लोहा हानि ज्ञात करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हम देखते हैं नंबर 2। नंबर 2 क्या है, जस्ट अभी जैसे मैंने बताया आपको कि ओपन सर्किट है, तो एक क्या है, शॉर्ट सर्किट। क्या है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट। तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट होता है यहाँ पे। तो शॉर्ट सर्किट यानी लघु परिपथ, लघु परिपथ, तो लघु परिपथ परीक्षण। तो यहाँ पे मेरे दोस्तों शॉर्ट सर्किट होता है, तो इसे हम क्या कहेंगे, फुल लोड। इसे क्या कहेंगे, फुल लोड। तो मुझे ये बताओ जब फुल लोड पे काम कर रहा है तो अब ताम्र हानि आएगी कि नहीं आएगी। तो मेरे दोस्तों इसके द्वारा हम जो ज्ञात करते हैं वो कौन सी हानि ज्ञात करते हैं, तो हम सीधा कहते हैं ताम्र हानि ज्ञात करते हैं, ताम्र हानि। तो ताम्र हानि हम क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे ज्ञात करते हैं। बोलो दोस्तों समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। तो यहाँ पे ये चीज को ध्यान रखिएगा। एक होता है दोस्तों, यहाँ पे मैं बात करूंगा संपनर, संपनर परीक्षण। तो दोस्तों संपनर जो परीक्षण होता है इसे क्या कहेंगे, बैक टू बैक परीक्षण के नाम से जाना जाता है। संपनर परीक्षण को क्या कहते हैं, एक बैक टू बैक, बैक टू बैक। इसमें क्या होता है, इसमें दो ट्रांसफॉर्मर, इसमें दो ट्रांसफॉर्मर होते हैं और वो भी कौन से, आदर्श। और किस क्रम में जुड़ते हैं, दो ट्रांसफॉर्मर समांतर, समांतर क्रम में जोड़ते हैं। दोस्तों इसमें क्या याद करते हैं, तो इसमें हम बात करेंगे
कि एफिशिएंसी ज्ञात करते हैं, इसमें वोल्टेज रेगुलेशन ज्ञात करते हैं, इसमें हानि भी ज्ञात करते हैं, और मेरे दोस्तों इसमें ताप भी हम ज्ञात करते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे ओपन सर्किट आया ना। अब ओपन सर्किट से कहाँ है ओपन सर्किट, ये ओपन सर्किट रहा, और ओपन सर्किट से ये देखो लो हानि। अब इसमें छांटो कहाँ है लो हानि, तो हम कह रहे हैं भैया कॉपर लॉस हो गया, आयरन लॉस, तो आयरन लॉस ही तो लो हानि है या कुल हानि, और स्ट्रेसिस हाई स्ट्रेसिस लॉस। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं हाई स्ट्रेसिस लॉस। तो क्योंकि देखो अब जो लोहा हानि होती है ना, यहाँ पे बात करेंगे लोहा हानि, और लोहा हानि कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। तो मेरे दोस्तों यहाँ पे एक होती है स्ट्रेसिस, ठीक है, स्ट्रेसिस, और एक होती है आपकी कौन सी, एडी करंट। तो ये एडी करंट है, और एक है, एक तरफ है स्ट्रेसिस हानि। तो ये दो प्रकार के होते हैं लो हानि, यानी स्ट्रेसिस और एडी करंट दो प्रकार के होते हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे अब लो हानि होती है तो ये स्ट्रेसिस इसी के अंदर आ जाएगी यहाँ। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, आयरन लॉस होता है। आयरन लॉस जैसे ऑप्शन में नहीं होता है तो दोस्तों हम क्या ठोकते, फिर स्ट्रेसिस लॉस करते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, यहाँ पे आगे 5 नंबर अगला प्रश्न है, नंबर 5 कि शॉर्ट सर्किट टेस्ट ट्रांसफॉर्मर पर क्यों किया जाता है। अब दोस्तों अभी जस्ट आया कि शॉर्ट सर्किट टेस्ट ट्रांसफॉर्मर पर क्यों किया जाता है, मैंने पहले ही बता दिया शॉर्ट सर्किट टेस्ट ट्रांसफार्मर पर क्यों किया जाता है। तो हम कह रहे हैं ताम्र हानि ज्ञात करने के लिए इसका परीक्षण किया जाता है। तो अब देख लीजिए ताम्र हानि, तो भैया यहाँ पे आयरन लॉस तो ये तो आएगा नहीं, दक्षता का पता लगाने के लिए नहीं, वोल्ट का नियमन ये नहीं, बचा कौन, तो फुल लोड, क्योंकि शॉर्ट सर्किट को ही तो हम क्या कह रहे हैं, फुल लोड करंट कह रहे हैं। और यहीं पे छुपा हुआ है ये कॉपर लॉस, बोलो आया कि नहीं आया, अरे आया कि नहीं आया, तो कॉपर लॉस होता है। तो कॉपर लॉस का सीधा सीधा क्या हो जाता है, तो अपन कहते हैं ताम्र हानि जो होती है, ताम्र हानि, जो ताम्र हानि होती है वो समानुपाती क्या होती है, धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। और मेरे दोस्तों ये किस पर निर्भर करती है, लोड पर निर्भर करती है, आवृत्ति पे निर्भर नहीं करती है। तो राइट ऑप्शन सीधा सीधा क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन होता है। क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन होता है। आइए अगला प्रश्न है यहाँ पे 6 नंबर, आयरन लॉस दो हिस्सों में विभाजित होता है। बिल्कुल मैंने जस्ट अभी समझाया आपको कि यहाँ पे आयरन लॉस को ही दोस्तों हम कोर हानि कहते हैं, इसी को क्रोड कहते हैं, क्रोड, और दोस्तों इसी को ही यहाँ पे चुंबकीय हानि भी कहते हैं। आगे ये जो चुंबकीय हानि होती है यानी लोहा हानि होती है, ये लोड पर निर्भर नहीं होती है, इसलिए मेरे दोस्तों इसको नियत हानि कहते हैं। कौन सी हानि कहेंगे, नियत हानि कहते हैं, इसी को ही कांस्टेंट हानि भी कहते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे जो लो हानि होती है तो ये किससे ज्ञात करते हैं, तो लो हानि एक तो आप किससे ज्ञात करोगे, नो लोड से, लो हानि किससे ज्ञात करोगे, नो लोड से। और मेरे दोस्तों ये कितने प्रकार की होगी, दो प्रकार से, एक होती है आपके स्ट्रेसिस, क्या होती है, स्ट्रेसिस, ये स्ट्रेसिस, और एक होती है भैया एडी करंट, एडी करंट यानी कि भंवर धारा हानि, इसको हम कहते हैं फोकाल्टो हानि, फोकाल्टो हानि भी कहते हैं। और इसे हम क्या कहते हैं, तो दोस्तों इसे कहते हैं शैथिल्य हानि, शैथिल्य या फिर मंदायन हानि के नाम से जाना जाता है। इसमें ये क्या होता है, तो हम कहते हैं कि जो इसे लोहा है और लोहे के ऊपर ये कोर ये लपेट दिया तांबा, तो मेरे दोस्तों इसको जब एसी देते हैं, एसी देने पर ये बार बार चुंबकित विचुंबकित होता है। इस कारण अनावश्यक जो खपत होती है वही क्या कहलाती है, स्ट्रेसिस कहलाती है, ठीक है। और इसे WS से डिनोट करते हैं। जबकि एडी करंट क्या है, कि जो कोर होती है तो कोर में उत्पन्न ऊष्मा और प्रतिरोध के कारण जो हानि होती है वो होती है, तो WE से इसको क्या करते हैं, दर्शाते हैं। अब इसको कम करने के लिए क्या करते हैं, जो कोर होती है ना, कोर होती है उसको क्या करते हैं, पटलित, क्या करते हैं मेरे दोस्तों, इसको पटलित करते हैं। और कितना, 0.35 से लेकर के 0.50 से लेकर के कितना होता है, 0.50 mm इसकी मोटाई रखते हैं। जबकि इसको कम करने के लिए अपन कहते हैं
यहाँ 3 से 5% क्या मिलाते हैं कोर के अंदर? सिलिकॉन। क्लियर। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि स्ट्रेसिस और एडी करंट, तो यही तो पूछ रहा है कि दो हिस्सों में विभाजित होती है, तो स्ट्रेसिस यानी हाइस्ट्रेसिस और एडी करंट लॉस होता है। विद्युत तो यांत्रिक नहीं होते, तापीय चुंबक नहीं होते, स्थायी ये नहीं होता। तो राइट ऑप्शन पहला ही हो गया, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं आनी चाहिए आपको। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे। तो दोस्तों देखो, आपके तो जैसे एग्जाम चल रही है, लेकिन आपके कोई भी यार दोस्त है या फिर आगे जैसे आप बहुत अच्छे से और तैयारी करना चाहते हैं, तो यहाँ पे दोस्तों पूरा का पूरा इलेक्ट्रीशियन का फाउंडेशन थ्योरी का कोर्स है दोस्तों। यहाँ पे बिल्कुल बेसिक 0 लेवल से पढ़ा रहे हैं, और यहाँ पे इंजीनियरिंग, ड्राइंग और बेसिक साइंस भी दोस्तों इसी के साथ में बिल्कुल निःशुल्क है। ऑनलाइन जो पूरा कोर्स है फाउंडेशन का, ये ओनली फॉर 599 में है। इसकी अवधि जो है मात्र 12 महीने तक रहेगी, और यहाँ मात्र 599 में है। दोस्तों यहाँ पे ऑनलाइन कोर्स लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो दोस्तों यहाँ पे ऑनलाइन कोर्स लेने के लिए आपको प्ले स्टोर से आदर्श टेक्निकल ऐप डाउनलोड करके उसको रजिस्टर्ड कीजिएगा। पेड कोर्स के अंदर जाकर के आप सीधा कोर्स को क्या कर सकते हो? बाई करके उसका आनंद ले सकते हो। दोस्तों अभी आपके पास समय है, और समय होने के कारण आप इसे बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं, क्योंकि आगामी आपको पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जो थ्योरी में बहुत कम नंबरों से रह गए, और उनके प्री के अंदर बहुत अच्छे नंबर थे, फर्स्ट पार्ट में बहुत अच्छे नंबर है, लेकिन वो रह गए। तो दोस्तों कोई भी जानकारी लेनी है तो आप इस पे क्या कर सकते हो? कांटेक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे अगर आपको इसकी पूरी कंप्लीट पीडीएफ चाहिए, तो आप आदर्श टेक्निकल क्लासेज ऐप के ऊपर ही पीडीएफ है, तो वहां पे रजिस्टर्ड करके कंटेंट के अंदर जाकर के आप आराम से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं, ट्रांसफॉर्मर की दक्षता अधिकतम होती है जब। भैया यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर की अधिकतम दक्षता कितनी होती है? तो पहले तो ये बात करते हैं, ट्रांसफॉर्मर है, इसकी दक्षता कितनी होती है? दक्षता यानी एफिशिएंसी। ठीक है, तो दक्षता दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे कि 95 से 98% होती है। कितनी होती है भाई? 95 से 98% इसकी क्या होती है? दक्षता। लेकिन ये कह रहा है कि अधिकतम दक्षता ये 98 है, ये किस कंडीशन पे होगी? तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे शर्त नंबर ये है कि भैया एक तो आपकी ताम्र हानि, ठीक है, और एक यहाँ पे बात करेंगे लोह हानि। ये दोनों हानि आपस में क्या होनी चाहिए? तो बराबर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए दोस्तों? बराबर होनी चाहिए। दूसरा हम ये कह सकते हैं कि भैया ताम्र हानि, क्या ताम्र हानि और लोह हानि जो होती है, लोह हानि, इसका अनुपात कितना होना चाहिए? हमेशा 1 होना चाहिए। या फिर आप ये कह सकते हो कि जो ताम्र हानि होती है और लोह हानि होती है, इसका अंतर जो है वो कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। क्लियर है यहाँ पे? तो यहाँ पे ये बराबर होना चाहिए, अनुपात 1 होना चाहिए, और अंतर पूछे तो 0 होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, यहाँ लाइट लोड पर नहीं, फुल लोड पर नहीं, आयरन लॉस और कॉपर लॉस आपस में क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए, तो अधिकतम दक्षता प्राप्त होती है। क्लियर? तो यहाँ पे आराम से हम ज्ञात कर सकते हैं। आगे है कि ट्रांसफॉर्मर का वोल्टेज विनियमन पॉजिटिव होता है जब। दोस्तों यहाँ पे वोल्टेज नियमन यानी वोल्टेज रेगुलेशन, तो दोस्तों वोल्टेज रेगुलेशन क्या है होता है? तो जैसे ट्रांसफॉर्मर है और यहाँ पे हम लोड देंगे, ठीक है, जब यहाँ पे लोड देते हैं तो मैंने कहा कि शून्य लोड है, और शून्य लोड पर सपोज कीजिए 100 वोल्टेज है, ठीक है, और मैंने क्या किया, यहाँ शून्य लोड से पूर्ण लोड यानी कि मान लिया 100 वाट था मेरे पास, फुल लोड ये हो गया। फुल लोड पर सपोज कीजिए मेरे पास में 95 वोल्टेज रह गया, क्योंकि लोड बढ़ाने पर थोड़ा सा डिक्रीज हो गया यहाँ पे। तो मैं ये कहूंगा कि शून्य लोड से फुल लोड अवस्था तक जो वोल्टेज के मान में जो परिवर्तन आ रहा है ना, जो परिवर्तन आ रहा है, उसी को मेरे दोस्तों मैं क्या कहूंगा? वोल्ट का नियमन कहते हैं। तो इसको हम क्या लिखते हैं? वी आर बराबर VNL माइनस VFL अपोन में VFL आता है। कई एग्जाम बोर्ड इसको गलत मान लेते हैं, लेकिन ये सही है, ध्यान रखना यहाँ पे। तो ये अब ये 2 प्रकार का होता है, एक होता है दोस्तों यहाँ पे धनात्मक, और एक होता है मेरे दोस्तों क्या? ऋणात्मक।
तो यहाँ धनात्मक और ऋणात्मक दो प्रकार के होते हैं। अब यहाँ पे मेरे दोस्तों जो इंडक्टिव लोड होता है, धनात्मक तो किस पर होता है, ध्यान रखना, यहाँ पे प्रेरण या इंडक्टिव लोड कह दीजिए, इंडक्टिव लोड, और ऋणात्मक कब, सॉरी हाँ सही तो है, तो यहाँ पे पॉजिटिव, धनात्मक है तो इंडक्टिव लोड पर और ऋणात्मक है तो कैपेसिटिव लोड पर, कैपेसिटिव लोड पर, ठीक है। तो यहाँ पे लोड इंपीडेंस इंडक्टिव होता है, लोड रजिस्टिव होता है, लोड कैपेसिटिव होता है। तो दोस्तों यहाँ पे पॉजिटिव पूछ रहा है तो लोड कैपेसिटिव, लोड कैपेसिटिव होगा तो यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, तो हम कहेंगे ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक। जबकि यहाँ पे इंडक्टिव जो लोड होता है ये किसके लिए आएगा, तो मैं कहूँगा ये पॉजिटिव के लिए होता है। तो आप आराम से इसको कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 9, ट्रांसफॉर्मर में एडी करंट लॉस को कम करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो मेरे दोस्तों यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर के अंदर जो आपका एडी करंट लॉस होता है, एडी करंट जो हानि होती है ना, इसको कम करने के लिए क्या करते हैं, तो हम कहते हैं निवारण। निवारण में क्या है, तो दोस्तों यहाँ पे जो कोर होती है ना, इस कोर को क्या करो आप, पटलित करो। क्या करना है, पटलित कर दीजिए, या कह सकते हो आप स्टैंपिंग, क्या कह सकते हो, स्टैंपिंग कह सकते हो, या इसे आप सस्तापित कह सकते हो, सस्तापित कह सकते हो, सस्तापित कह सकते हो, पटलित कह सकते हो, ठीक है। यहाँ पे और लेमिनेटेड करके, लेमिनेटेड, तो लेमिनेटेड करके आप इसको क्या कर सकते हो, आराम से इसको एडी करंट जो होती है इसको कम कर सकते हो, तो लेमिनेटेड करके। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि एडी करंट को कम करने के लिए, एडी करंट होती है इसको कम करने के लिए करना क्या पड़ता है, यानी मोटाई कितनी होती है। तो सीधा सा हम कहते हैं कि चाहे भैया पत्ती हो, यहाँ पे चाहे पत्ती की मोटाई हो या फिर लेमिनेशन हो, लेमिनेशन हो, दोनों की जो मोटाई होती है ना वो 0.35 mm से 0.50 mm होती है इसके बीच में। तो जितनी पतली होगी उतना एडी करंट क्या होता है, कम होता है। तो मोटाई कम करके और अपन क्या कर सकते हैं, लेमिनेट, यानी एडी करंट को कम कर सकते हैं। तो तांबे की प्लेटें, लेमिनेशन कोर होती है, लो रजिस्टिव वाइंडिंग होती है, और एल्यूमिनियम। तो भैया आपको करना क्या है, एडी करंट को कम करने के लिए प्रयोग करते हैं, तो भैया लेमिनेटेड कोर करना पड़ेगा आपको। क्या करना पड़ेगा, लेमिनेटेड कोर। तो मैंने लिखा ना लेमिनेटेड करके, तो यहाँ पे तो लेमिनेटेड करके इसको क्या करेंगे हम, कम करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पे अगला प्रश्न आता है दोस्तों, कमेंट में जवाब दीजिए जल्दी से। अगला प्रश्न है 10 नंबर, ट्रांसफॉर्मर का परिपथ समतुल्य किस पर आधारित होता है। समतुल्य यानी इक्विवेलेंट सर्किट किस पर आधारित होता है, मात्र वोल्टेज पर। वोल्टेज में तो कभी पॉसिबल ही नहीं है। ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट के परिणामों पर, कोर की मोटाई पर, और वाइंडिंग के वजन पर। दोस्तों ध्यान रखना, समतुल्य तब होगा जब आपके शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट की जो परीक्षण होते हैं वो क्या हो, समतुल्य हो, यानी बराबर होते हैं। तो इनके परिमाण, तो राइट ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, सीधा ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट के जो परिमाण होते हैं उसी पर ये क्या होता है, समतुल्य होता है, इक्विवेलेंट होता है। नेक्स्ट 11 नंबर, जब ट्रांसफॉर्मर को डीसी में चलाया जाता है तो क्या होगा। दोस्तों यहाँ पे समझना, क्वेश्चन ये कह रहा है कि भैया ये आपका ट्रांसफॉर्मर है, ठीक है, यहाँ पे, और यहाँ पे हम क्या देते हैं, सप्लाई, लेकिन हम क्या देंगे, डीसी देंगे। डीसी देंगे तो यहाँ पे क्या है, आउटपुट। अब आपको आउटपुट मिलेगा नहीं मिलेगा, तो मेरे दोस्तों मुझे यह बताओ कि जैसे सप्लाई आपने दी, इसमें चुंबक तो बनेगा, इसमें चुंबक तो बनेगा, लेकिन चुंबक परिवर्तित बनेगा क्या, जी नहीं। अब परिवर्तित नहीं बनेगा तो चुंबक तो फिक्स है, इधर वाइंडिंग भी फिक्स है, तो क्या चुंबकीय प्रेरण घटना होगी, नहीं होगी। जब चुंबकीय प्रेरण क्रिया ही नहीं होगी तो क्या सेकेंडरी वाइंडिंग में ईएमएफ होगा, जी नहीं। तो वोल्टेज बोलो कितना होगा, जीरो। धारा बोलो कितनी होगी, तो आप आराम से कह सकते हो कि द्वितीयक वाइंडिंग में जो ईएमएफ है उसका मान जीरो होगा और धारा का मान भी क्या होता है, जीरो। क्यों, क्योंकि इसमें प्रेरण क्रिया बिल्कुल भी नहीं होती है, डीसी के अंदर प्रेरण क्रिया बनती ही नहीं है। अब मेरे दोस्तों होता क्या है कि यहाँ पे इंडक्टिव रिएक्टेंस जो होता है ना,
इंडक्टिव रिएक्टेंस यानी XL 2 पाई FL होता है। तो DC देने पर DC के अंदर फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो मैं कहूंगा 0, और फ्रीक्वेंसी 0 है तो भैया XL भी 0, यानी प्रतिरोध क्या हो गया एक तरीके से 0, यानी प्रेरकत्व का मान कितना हो गया 0। अब दोस्तों प्रेरकत्व यानी कि ये धारित्य प्रतिघात कितना हो गया 0, तो यहाँ पे धारा का मान क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा हो जाता है। इस कारण यहाँ पे प्राइमरी जो वाइंडिंग होती है वो क्या हो जाती है, जल जाती है। तो यहाँ हम कहेंगे प्राइमरी वाइंडिंग, प्राइमरी वाइंडिंग जल जाती है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। तो कभी भी डीसी से नहीं चलाना चाहिए, गलती से दे भी दिए डीसी तो यहाँ कुछ ही देर में क्या हो जाएगी, जल जाएगी। कौन सी वाइंडिंग, प्राइमरी वाइंडिंग। क्यों जल जाती है, क्योंकि इसमें प्रेरकत्व और आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस जो होता है वो क्या हो जाता है, शून्य, और उसके कारण से धारा का मान बहुत ज्यादा होता है। अब देखो इसमें यह सामान्य रूप से कार्य करता रहेगा, जी नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, डीसी पे कहां से काम करेगा। अत्यधिक धारा प्रवाहित होती है और वाइंडिंग जल जाती है, बिल्कुल सही बात है, कुछ नहीं होगा, ये तो होता ही नहीं है, आउटपुट में वृद्धि आ रही है, पॉसिबल ही नहीं है। तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट। अगला, ट्रांसफॉर्मर का वोल्टेज अनुपात क्या दर्शाता है, बहुत अच्छा प्रश्न है। ट्रांसफॉर्मर का वोल्टेज अनुपात क्या दर्शाता है। दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं वोल्टेज अनुपात, इसको अपन क्या कहते हैं, रूपांतरण अनुपात, यानी ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, यानी कि के, और के बराबर होता है कि सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्नों की संख्या और प्राइमरी वाइंडिंग में टर्नों की संख्या, ठीक है ना। सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्नों की संख्या और प्राइमरी वाइंडिंग में टर्नों की संख्या जो होती है ना, वो क्या कहलाएगी, तो वो आपके रूपांतरण अनुपात कहलाती है। तो यहाँ पे ये, अब दोस्तों ये तो होता है, लेकिन इसको जैसे मैं कंप्लीट लिखूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं, VS VP ES EP IP IS ZS ZP, तो इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है। तो दोस्तों इनपुट आउटपुट का अनुपात ये नहीं होगा, यहाँ वाइंडिंग टर्न का अनुपात, इसको राइट ऑप्शन क्या करेंगे अपन, बी ऑप्शन में मानेंगे। तो यहाँ वाइंडिंग का अनुपात ही माना जाता है, तो इसको के क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होता है। दोस्तों ध्यान रखना, यदि के का मान 1 से ज्यादा है, ठीक है, 3 कंडीशन आती है यहाँ, और के का मान 1 से क्या है, कम है, और यदि के का मान कितना है, 1 है, के का मान कितना है, 1। दोस्तों यहाँ पे अगर के का मान 1 से ज्यादा है तो ट्रांसफॉर्मर कौन सा होगा, तो हम कहेंगे स्टेप अप। कौन सा होगा, ट्रांसफॉर्मर स्टेप अप। और यदि के का मान 1 से कम है तो ट्रांसफॉर्मर कौन सा होगा, स्टेप डाउन। कौन सा होगा, स्टेप डाउन होता है। और के का मान अगर 1 है, के का मान क्या है, 1 होता है, तो मेरे दोस्तों कौन सा होगा, तो हम कहेंगे आदर्श ट्रांसफॉर्मर। कौन सा होगा, तो यहाँ पे आदर्श ट्रांसफॉर्मर होता है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे 13 नंबर, यदि लोड का पावर फैक्टर लैगिंग हो तो वोल्टेज विनियमन होता है। अब दोस्तों यहाँ पे पावर फैक्टर कैसा है, लैगिंग, और जब दोस्तों पावर फैक्टर लैगिंग होता है तो यहाँ वोल्टेज नियमन क्या होता है, तो हम कहते हैं पॉजिटिव। कौन सा होगा, पॉजिटिव। दोस्तों ध्यान रखना, नेगेटिव, यानी अभी थोड़ी देर पहले मैंने समझाया था आपको कि नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव में क्या आ जाएगा आपका पावर फैक्टर। देखो ध्यान से भाई, आपका एक तो पावर फैक्टर है, एक वोल्टेज रेगुलेशन। पावर फैक्टर आपका कौन सा है, अग्रगामी। अग्रगामी होता है तो यहाँ पे आपका वोल्टेज रेगुलेशन क्या आ जाएगा, ऋणात्मक। क्या आ जाता है, तो हम कहेंगे ऋणात्मक होता है। यहाँ आपका पावर फैक्टर कैसा होता है, तो पावर फैक्टर आपका पश्चगामी होता है, पश्चगामी होता है, और पश्चगामी होता है तो ये धनात्मक हो जाता है, धनात्मक। तो यहाँ पे हम कहेंगे ऋणात्मक और धनात्मक दो ही तो प्रकार होते हैं। तो भैया ऋणात्मक पूछे तो अग्रगामी और धनात्मक पूछे तो पश्चगामी। तो पावर फैक्टर लैगिंग, लैगिंग का मतलब क्या होता है, ऋणात्मक, और ऋणात्मक का मतलब अग्रगामी। ऋणात्मक का मतलब, सॉरी, लैगिंग है ना, लैगिंग यानी पश्चगामी। तो लैगिंग यानी पावर फैक्टर है, ये पश्चगामी, और पश्चगामी पे क्या आ जाएगा, धनात्मक। तो लैगिंग और लीडिंग आ जाए तो लीडिंग का मतलब क्या होता है, अग्रगामी होता है। तो यहाँ पे सीधा है पश्चगामी, ये क्या है इसका, पश्च, और पश्च पे क्या है, धनात्मक। तो पॉजिटिव को हम क्या कहते हैं,
धनात्मक कहते हैं। अगला आता है मेरे दोस्तों यहाँ पे ऑटो ट्रांसफॉर्मर में ट्रांसफॉर्मर की तुलना में क्या लाभ है। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा समझते हैं कि ऑटो ट्रांसफार्मर में ट्रांसफॉर्मर की तुलना में क्या लाभ है। दोस्तों यहाँ पे ऑटो ट्रांसफार्मर होता है, इसमें सबसे पहले तो मैं बात करूंगा कि ये इस प्रकार से होता है, ठीक है, और यहाँ पे सप्लाई देते हैं और इधर ले लेते हैं ये, तो यहाँ आउटपुट। अब मुझे ये देख के बता दो कि इसमें कितनी वाइंडिंग है। इसमें एक ही वाइंडिंग प्रयोग करते हैं, तो सबसे पहले तो हम ये कहते हैं कि इसमें एक वाइंडिंग होती है। वाइंडिंग की संख्या कितनी होती है? एक होती है, ठीक है। जहां वाइंडिंग की संख्या एक होती है लेकिन इसको विभाजित किया जा सकता है कि ये प्राइमरी हो गई और ये सेकेंडरी हो गई, तो दोनों वाइंडिंग जो होती है, यानी दोनों वाइंडिंग, भाई बना तो दी हमने, वाइंडिंग तो एक ही प्रयोग कर रहे हैं ना, और वाइंडिंग दोनों है प्राइमरी और सेकेंडरी, तो ये किस गुण के कारण है? तो मेरे दोस्तों यहाँ पे देखो, इधर आप विद्युत भी दे रहे हो तो विद्युत इधर भी तो गई, ठीक है, और चुंबक भी हुआ, तो इसकी दोनों वाइंडिंग, तो यहाँ पे कहते हैं प्राइमरी व सेकेंडरी दोनों, एक तो चुंबकीय व विद्युतीय, विद्युतीय दोनों रूप से जुड़ी होती है। दोनों रूप से क्या होती है दोस्तों? जुड़ी होती है। दूसरी चीज हम ये कहते हैं कि इसकी जो दक्षता होती है, एफिशिएंसी होती है, वो अन्य ट्रांसफॉर्मर की तुलना में क्या होती है? ज्यादा होती है, केवल एक आदर्श को छोड़ दिया जाए तो। नेक्स्ट दूसरी चीज हम ये कहते हैं कि ऑटो ट्रांसफॉर्मर होता है, ये किस सिद्धांत पर काम करता है? तो ध्यान रखना, स्व प्रेरण, यानी कि सेल्फ इंडक्टेंस सिद्धांत पर क्या करता है दोस्तों? ये कार्य करता है। तो एक वाइंडिंग होती है प्राइमरी सेकेंडरी, दोनों चुंबकीय और विद्युतीय दोनों को रूप से जुड़ी होती है। दक्षता इसकी क्या होती है? ज्यादा होती है दोस्तों, ध्यान रखना। और स्व प्रेरण सिद्धांत पर ये क्या करता है? कार्य करता है। आकार में बहुत छोटा होता है दोस्तों, आकार में छोटा होता है, और ध्यान रखना इसके आउटपुट वोल्टेज को आसानी से आप क्या कर सकते हो? वेरिएबल कर सकते हो, परिवर्तित कर सकते हो। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि आउटपुट वोल्टेज को परिवर्तित करते हैं। तो इसका उपयोग जो है स्टेबलाइजर में कर सकते हैं, इसका उपयोग है मोटरों की गति नियंत्रण में भी करते हैं, इसका उपयोग बूस्टर के रूप में भी किया जाता है। किसके रूप में? बूस्टर के रूप में भी किया जाता है। क्लियर? ऑटोमोबाइल में भी करते हैं। ज्यादा हानि होती है? बिल्कुल हानि तो 200 उल्टी कम होती है। यहाँ पे हानि गलत बात, कम दक्षता ये भी गलत बात है, सस्ती लागत है और उच्च दक्षता, बिल्कुल ये सस्ता भी होता है और इसकी दक्षता क्या होती है? उच्च होती है। अगला प्रश्न है 15 नंबर, ट्रांसफॉर्मर का नो लोड करंट कितना होता है? दोस्तों यहाँ पे शून्य लोड करंट कह दीजिए चाहे नो लोड करंट कह दीजिए ना, तो यहाँ पे हम बात करते हैं इस प्रकार से कि ये तो है कोर, ठीक है, और कोर में लपेट दी क्या? वाइंडिंग, और वाइंडिंग को क्या दे दी? सप्लाई, और इधर यहाँ पे ये भैया ओपन सर्किट कर दिया। क्यों? क्योंकि वो खुद ही तो कह रहा है कि नो लोड, तो यहाँ पे क्या कह रहा है? नो लोड कह रहा है। अब दोस्तों नो लोड कह रहा है तो इसके अंदर तो भाई साहब वोल्टेज जीरो और धारा भी क्या रहेगी? जीरो रहेगी यहाँ पे। क्लियर? अब मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि जो ये प्राइमरी होती है ना, इस प्राइमरी के अंदर क्या होता है कि जो हमारी धारा होती है, वो धारा होती है, तो ये धारा इसमें तो जाएगी, लेकिन जो लोड होता है ना, इस लोड धारा की इसमें बहुत कम होती है। यानी प्राइमरी में जो धारा रहेगी वो लोड धारा की अपेक्षा बहुत कम होती है, तो इसमें शून्य धारा जो रहेगी मात्र 2 से 3% रहती है मेरे दोस्तों। और ये जो धारा रहती है ये वोल्टेज से अग्रगामी रहेगी, पीछे तो हम कहेंगे वोल्टेज से तो पीछे रहती है। I0 वोल्टेज से 75 से 80 डिग्री क्या रहती है? पीछे। क्या रहती है? पीछे। तो हम कहेंगे I0 जो है वोल्टेज से 75 से 80 डिग्री क्या रहती है मेरे दोस्तों? पश्चगामी रहती है, पीछे रहती है। तो ये चीज ध्यान रखना भैया। अब ये पूछ क्या रहा है करंट कितना प्रतिशत, कितना करंट होता है? तो हम कहते हैं 2 से 3%।
तो दोस्तों ये तो परसेंट है, 2 से 3% है ना, तो यहाँ पे 2 से 6 है तो 2 से 3 इसी के बीच में आ जाता है, तो लगभग ये। तो बी ऑप्शन क्या होता है दोस्तों यहाँ पे राइट होता है। तो ये शून्य लोड धारा होती है। क्लियर। अब आपसे क्वेश्चन पूछ ले शून्य लोड धारा पर क्या ज्ञात किया जा सकता है, तो भैया लोहा हानि हम ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट, एक आदर्श ट्रांसफार्मर की पावर फैक्टर क्या होती है, तो भैया आदर्श ट्रांसफार्मर की पावर फैक्टर क्या होती है, तो वैसे तो लैगिंग होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आदर्श ट्रांसफार्मर है तो आदर्श की क्या कहते हैं, इकाई पावर फैक्टर होता है, इसका क्या हो जाएगा, इकाई होता है। और आदर्श के बारे में थोड़ी देर पहले अपन ने खूब अच्छे से जान ही लिया कि दक्षता कितनी होती है, तो भैया इसकी 100% होती है। ठीक है, इसमें प्रतिरोध कितना होता है, 0। इसमें हानि कितनी होती है, तो हम कहते हैं 0। इसकी चुंबकशीलता क्या होती है, चुंबकशीलता, और चुंबकशीलता कितनी होती है, चुंबकशीलता और चुंबकशीलता कितनी होती है, तो यहाँ पे अपन कहते हैं अनंत होती है। तो ये सारी चीजें अपन जानते हैं। अगला आता है 17 नंबर, पावर ट्रांसफार्मर आमतौर पर कितने केवीए से ऊपर के होते हैं, 5 केवीए के, 25 केवीए के, 100 केवीए से 1 मेगा वोल्ट एम्पियर। तो भैया मेगा में तो नहीं होती है, तो ऑलरेडी उच्च है, तो यहाँ पे अपन कहेंगे ये। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, यानी कि 100 केवीए से अधिक के जो ट्रांसफार्मर होते हैं ना, वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे दोस्तों, उच्च ट्रांसफार्मर कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे, उच्च ट्रांसफार्मर या पावर ट्रांसफार्मर के नाम से जाना जाता है। अब दोस्तों मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, एक तो पावर ट्रांसफार्मर है, एक वितरण ट्रांसफार्मर है, वितरण, और एक है पावर ट्रांसफार्मर, और एक है यहाँ पे वितरण ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो जो पावर ट्रांसफार्मर होता है क्या इसमें न्यूट्रल होता है क्या, तो हम कहते हैं कि इसमें न्यूट्रल नहीं होता, जबकि वितरण ट्रांसफार्मर में क्या होता है, एक तो न्यूट्रल होता है। ये अधिकतम लोड पर कार्य कब करेगा, यानी इसकी अधिकतम दक्षता कितने पे होगी, तो हम कहेंगे जब ये आपका कितने भार पर काम करे, पूर्ण भार पर, और ये आधे भार पर काम करता है, तब इसकी अधिकतम दक्षता होती है। नेक्स्ट, वितरण ट्रांसफार्मर मुख्य रूप से डिजाइन किए जाते हैं उच्च दक्षता के लिए, उच्च विनियमन के लिए, अधिक पावर ट्रांसफार्मर के लिए, और शॉर्ट टर्म उपयोग के लिए। तो हम कहते हैं वितरण ट्रांसफार्मर मुख्य रूप से उच्च दक्षता के, उच्च विनियमन के लिए, सॉरी, यहाँ पे उच्च विनियमन के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, प्रयोग करते हैं, ताकि इसका जो विनियमन होता है, वोल्टेज रेगुलेशन होता है, वो अच्छे से अच्छा रह सके। नेक्स्ट बात करते हैं 19 नंबर, ट्रांसफार्मर को अधिक गर्मी से बचाने के लिए उपयोग किया जाता है। भैया गर्मी से बचाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, तो ट्रांसफार्मर होता है। तो ट्रांसफार्मर को गर्मी से बचाना है, यानी ऊष्मा को बाहर निकालना है, तो ऊष्मा को बाहर निकालते हैं तो बोलो किसका प्रयोग करेंगे, ऑयल का। तो यहाँ पंखा लगाओगे क्या, कूलिंग ऑयल, पानी, गैस, तो हम कहेंगे कूलिंग ऑयल प्रयोग करते हैं। क्लियर। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा सबसे अधिक गर्म होने वाला भाग, यहाँ पे हम कहेंगे सबसे अधिक गरम भाग तो कौन सा होगा, तो हम कहेंगे वाइंडिंग। कौन सा होता है, तो यहाँ पे सबसे अधिक गर्म होने वाला भाग कौन सा होगा मेरे दोस्तों, वाइंडिंग होता है। नेक्स्ट अगला देखते हैं 20 नंबर, ट्रांसफार्मर के कोर का क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ाने से क्या बढ़ेगा। भाई ये कह रहा है कि कोर है, ये कोर, इसका जो एरिया है कटाक्ष क्षेत्रफल ए, ये बढ़ा दीजिए, तो बढ़ाने पर क्या बढ़ेगा, तो हम कहेंगे भैया इसको बढ़ाते हैं तो एक तो घनत्व जो होता है ना, वो क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व घटता है, एक तो एरिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ाने से चुंबकीय फ्लक्स कम नहीं होगा, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कम होगा। भाई घनत्व कह सकते हैं, फ्लक्स तो उतना का उतना रहेगा ना। स्ट्रेसिस लॉस घटेगा, कॉपर लॉस बढ़ेगा, कॉपर लॉस का क्या है इसमें, वो नहीं है। वोल्टेज बढ़ेगा, तो यहाँ पे हम कहेंगे स्ट्रेसिस जो लॉस होता है वो दोस्तों क्या हो जाएगा, घटता है। तो ये बेटर ऑप्शन होगा, यहाँ पे स्ट्रेसिस लॉस क्या हो जाएगा दोस्तों, घटेगा। ठीक है, स्ट्रेसिस लॉस।
नेक्स्ट 21 नंबर, ट्रांसफॉर्मर की टैप चेंजिंग के माध्यम से किया जाता है। दोस्तों यहाँ पे मैं बात करूंगा टैप चेंजिंग। टैप चेंजर को ही हम क्या कहते हैं, टैप चेंजर कहते हैं भैया, या टैपिंग स्विच कह सकते हो आप, टैपिंग स्विच। और ये टैपिंग स्विच है तो ये कहाँ लगता है, तो हम कहते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग पर, सेकेंडरी वाइंडिंग पर लगाया जाता है। और क्यों लगाया जाता है, तो जो आउटपुट वोल्टेज है इसको कम ज़्यादा करने के लिए, आउटपुट वोल्टेज परिवर्तित तो आउटपुट वोल्टेज परिवर्तित करने के लिए, तो आवर्ती जी नहीं, पावर जी नहीं, वोल्टेज विनियमन जी हाँ, तो वोल्टेज का विनियमन का मतलब होता है परिवर्तन करना, ठीक है। करंट नहीं होता, करंट तो इसके पीछे पीछे डोल रही है, वोल्टेज रहता है इसमें मेन रोल। नेक्स्ट है 22 नंबर, 3 फेज वाइंडिंग मोटर में स्लिप का मान सामान्यतः होता है। दोस्तों यहाँ पे इंडक्शन मोटर यानी प्रेरण मोटर, और प्रेरण मोटर में किसका नाम ले रहा है ये, तो हम बात कर रहे हैं स्लिप का, किसका, तो स्लिप। अब दोस्तों यहाँ पे स्लिप बोले तो एस, अब ये एस क्या है तो समझिएगा ध्यान से। मैं सीधा सा ये कह रहा हूं कि भाई साहब ये है स्टेटर, स्टेटर के अंदर ये हमने काट दिए खांचे, ठीक है, और इन खांचों के अंदर क्या डाल दी, वाइंडिंग। अरे वाइंडिंग कितने फेज वाइंडिंग डाली, तो हम कह रहे हैं कि भाई साहब 3 फेज वाइंडिंग डाल दी, कितने डिग्री अंतर पर, 120 डिग्री अंतर पर। अरे कितने डिग्री अंतर पर, 120 डिग्री अंतर पर डाल दी। और जैसे हम डालते हैं इसके टोटल सिरे निकल गए बाहर 3, जिसको आर वाई और बी यानी 3 फेज एसी सप्लाई से जोड़ दिया भाई साहब, कितना वोल्टेज, 415 वोल्टेज हमने दे दिया इसको। जैसे ही हमने वोल्टेज दिया इसमें भाई साहब क्या पैदा हो गया, यहाँ पे ये घूमने वाला चुंबक पैदा हो गया। और जैसे ही इसमें घूमने वाला चुंबक पैदा होता है इसकी गति को कहते हैं सिंक्रोनस गति। अरे क्या कहते हैं, सिंक्रोनस गति कहते हैं, सिंक्रोनस गति के नाम से जाना जाता है एनएस। और इसके बीच में होता है हमारा घूमने वाला भाग यानी कि रोटर। क्या होता है, रोटर, इसको कोई सप्लाई नहीं देते भाई साहब, ये दूर से इशारे से काम चला लेता है, ठीक है, दूर से ही। यहाँ पे इसके चुंबकीय प्रेरण से दूर से ही इसका मौसम बन जाता है, तो ठीक है। तो ये जो रोटर है ना, ये रोटर है, इसको सप्लाई की आवश्यकता नहीं पड़ती, तो चुंबकीय प्रेरण के कारण इसके अंदर क्या पैदा हो जाता है, ईएमएफ पैदा हो जाता है। तो इसमें ईएमएफ पैदा हो जाता है तो, और ये यहाँ पे इसका चुंबकीय क्षेत्र ऊपर वाले चुंबकीय क्षेत्र का क्या करता है, विरोध करता है, आपसे प्रतिक्रिया करता है, जिससे टॉर्क पैदा होता है। और टॉर्क पैदा हो जाता है, हमारा रोटर क्या हो जाता है, घूम जाता है। और जैसे ही ये घूमता है तो इसको कहते हैं रोटर गति, इसको एन आर यानी रोटर गति के नाम से जाना जाता है। इसी को वास्तविक गति या इसी को मोटर गति कहते हैं दोस्तों। अब चुंबकीय प्रेरण कहते हैं, तो भाई साहब ये तो देख के काम चला रहा है ना पड़ोसी को, ये तो पड़ोसी को देखकर काम चला रहा है, सप्लाई तो इसको दे रहे हो आप, लेकिन इसको थोड़ी दे रहे हो सप्लाई। जब इसको सप्लाई नहीं दे रहे हो तो बराबर कैसे मुकाबला करेगा, जब बराबर मुकाबला नहीं करेगा तो हम कहेंगे कि एन एस ज्यादा होता है और एन आर क्या होती है, कम स्पीड होती है। अब दोस्तों यहाँ पे हम कहते हैं कि भैया एक तो सिंक्रोनस गति और एक रोटर गति, दोनों का जो अंतर होता है ना, वही बोलो क्या कहलाती है, स्लिप कहलाती है। और प्रतिशत के अंदर अगर जानते हैं इसको तो भैया यहाँ पे आप कुछ नहीं करना, ये तो रहेगा ही, और नीचे एन एस लिख के और यहाँ इंटू 100, तो भैया प्रतिशत में ज्ञात करने के लिए ऐसे निकालते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछे कि 3 फेज मोटर में स्लिप कितनी होती है, तो ठोक दो 3 से 5% होती है ये, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भैया पूर्ण लोड पर, क्या पूर्ण लोड पर स्लिप कितनी होती है, तो ध्यान रखना 3% करो, लगभग 3%, ठीक है। यहाँ पे नो लोड की बात करते हैं, नो लोड पर, तो नो लोड पर भैया 1% या 1 से भी कम होती है। बड़ी मशीन की बात करते हैं तो भैया बड़ी मशीनों में जो स्लिप होती है वो 2 से 3% होती है, और छोटी मशीनों में जो स्लिप होती है, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ छोटी मशीनों में जो स्लिप होती है वो 4 से 6% होती है। क्लियर, तो ये इस तरह से याद रखा करो एक तो। अब क्या पूछ रहा है कि 3 फेज प्रेरण मोटर में स्लिप का मान कितना होता है, तो भाई साहब यहाँ से ठोक दो 3 से 5। अब 3 से 5 तकदीर से ऑप्शन में नहीं है, तो 3 से 5 मिल कहाँ रहा है,
अरे 6 से तो कम है और 2 से ज्यादा ही तो है, तो यही तो राइट ऑप्शन होगा। तो ठोक दो, ये दिक्कत कहां आ रही है। नेक्स्ट 23 नंबर, यदि इंडक्शन मोटर की स्लिप 0 है, 0 हो जाए तो क्या होगा। बहुत अच्छा प्रश्न। 0 हो जाए, स्लिप 0 हो जाए। अब स्लिप 0 कब होगी, मुझे बताइए, स्लिप 0 कब होगी मेरे दोस्तों। यहां पे हम कह रहे हैं कि भैया अगर एन एस में से एन आर क्या हो जाए, ये दोनों अगर बराबर है, ये दोनों बराबर है, तो इन दोनों का अंतर निकालिएगा। जैसे मैंने मान लिया कि 100 आरपीएम सिंक्रोनस गति है और 100 आरपीएम रोटर गति है, और दोनों का अंतर बोलो 0। अरे अंतर 0, तो यही तो स्लिप कहलाती है, यही तो स्लिप कहलाती है। तो यहाँ पे अब ये पोजीशन कब आती है, तो हम कहते हैं जब हमारी मोटर सिंक्रोनस अवस्था पे होती है। क्या, तो हम कहते हैं एन एस बराबर क्या हो, एन आर। तो ये कौन सी मोटर होती है, तो हम कहते हैं सिंक्रोस्कोप, सॉरी सिंक्रोनस मोटर, सिंक्रोनस। तो यहाँ पे सिंक्रोनस मोटर होती है और सिंक्रोनस मोटर में ये कंडीशन होती है। तो इस कंडीशन में, सिंक्रोनस कंडीशन में दोस्तों स्लिप का मान कितना होता है, 0 होता है। अब ऑप्शन पे आ जाओ। मोटर अधिक तेज चलेगी, पॉसिबल ही नहीं है, कोई घूर्णन नहीं होगा, रोटर सिंक्रोनस गति से चलेगा और रोटर जड़ जाएगा। तो मैंने क्या कहा, सिंक्रोनस गति से चलेगा। सिंक्रोनस गति का मतलब ये रहा, और इसके बराबर रोटर है, यही तो कह रहा है सिंक्रोनस गति पर चलेगा, यानी सिंक्रोनस गति पर चलेगा, यानी दोनों का आरपीएम है वो बिल्कुल क्या रहेगा, साथ साथ रहेगा। तो उस समय आपकी स्लिप का मान कितना रहेगा, तो हम सीधा ठोक देंगे भैया 0 होता है। या उल्टा पूछ लेगा कि सिंक्रोनस मोटर में स्लिप कितनी होती है, 0, या ऐसे पूछ रहा है कि स्लिप 0 है तो बताओ मोटर कौन सी है, तो हम कहेंगे सीधा सिंक्रोनस मोटर होती है। नेक्स्ट 3 फेज इंडक्शन मोटर में घूर्णन क्षेत्र यानी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड किसके द्वारा उत्पन्न होता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, और जस्ट मैं अभी तो समझाया है मैंने सीधा सा समझाया। ये लीजिएगा, ये स्टेटर और स्टेटर के अंदर ये खांचे डाल दिए, और जैसे खांचे डाले तो भैया इसके अंदर क्या डाल दिया, ये 3 फेज वाइंडिंग 120 डिग्री के अंतर पर हमने डाल दिया, और इसके 3 क्या आ गए, आर वाई बी हो गए, आर वाई बी। और दोस्तों अब इसमें चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा कि नहीं होगा, तो हमने कहा कि भाई ये ले, ये चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो गया, ये चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो गया, लेकिन पैदा कब हुआ, तो हम कहते हैं जब रोटेटिंग तभी होगा जब आपका फेज 1 से ज्यादा हो, यानी कम से कम कितना हो, 2। नहीं, सामान्य तो कितना होता है, 3 होता ही होता है। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि वो कह रहा है घूर्णन चुंबकीय क्षेत्र कब पैदा होता है, एक फेज धारा में पॉसिबल नहीं है, स्थायी चुंबक में 3 फेज धारा, तो बिल्कुल 3 फेज धारा होता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, ये सी ऑप्शन होता है। और ये चुंबकीय फ्लक्स जो गति करता है इसी को हम सिंक्रोनस गति कहते हैं, सिंक्रोनस चाल कहते हैं, सिंक्रोनस स्पीड कहते हैं, तुल्यकालिक गति के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट 25 नंबर, इंडक्शन मोटर को अस्थायी रूप से सिंक्रोनस मशीन क्यों कहा जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है मेरे दोस्त, बहुत अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन कह रहा है क्या, कि ये आपकी प्रेरण मोटर है, और ये कह रहा है कि जो प्रेरण मोटर होती है ना, इसको हम अस्थायी रूप से सिंक्रोनस मशीन क्यों कहते हैं। अस्थायी रूप से, अस्थायी रूप का मतलब क्या है, यानी असिंक्रोनस मोटर, क्या सिंक्रोनस, एसिंक्रोनस ही कह रहे हैं। अरे भैया पहले तो ये पता लगा लो ना कि सिंक्रोनस कहते किसे हैं। तो हम ये कहते हैं कि भैया मोटर के अंदर सिंक्रोनस गति और रोटर गति अगर दोनों का मान बराबर है तो हमारी मोटर क्या कहलाती है, सिंक्रोनस मोटर कहलाती है, सिंक्रोनस मोटर कहलाती है। ये चीज ध्यान रखना, रोटर गति और सिंक्रोनस गति दोनों आपस में क्या हो, बराबर हो, ठीक है ना। अब हम ये चाहते हैं कि भैया प्रेरण मोटर में होता क्या है, कि इसमें ये तो सिंक्रोनस गति है, ठीक है, ये सिंक्रोनस गति है, और इसके बीच में रोटर गति आती है एनआर। तो यहाँ पे जो एनआर है, ये रोटर गति है ना, जो इसके पीछे पीछे घूमती है भाई साहब, पीछे पीछे घूमती है, तो एनआर इसका मतलब क्या है, कम है। एनआर क्या है, कम है। अगर
अगर ये एन आर इसके बराबर हो जाए तो सिंक्रोनस, इसको सिंक्रोनस मोटर कह सकते हैं। तो यहाँ पे रोटर गति क्या होती है, कम होती है, किससे, सिंक्रोनस स्पीड से कम होती है, इसलिए इसे हम एसिंक्रोनस मोटर के नाम से या नॉन सिंक्रोनस मोटर के नाम से जाना जाता है। तो बैटरी से चलती है, जी नहीं, इसकी स्लिप शून्य होती है, जी नहीं, यह कभी भी सिंक्रोनस गति पर नहीं पकड़ती, बिल्कुल सही बात है, ये सिंक्रोनस स्पीड पकड़ती नहीं है। अरे पकड़े कहां से, इसको एक्साइटेड करे, इसको विद्युत सप्लाई दे तो इसमें जोश आ जाए। अब ये तो पड़ोसी को देखकर काम चला रहा है, यानी कि स्टेटर को देखकर काम चला रहा है, स्टेटर से चुंबकीय प्रेरण क्रिया कर रहा है। अगर इसको सप्लाई दे दो आप तो इसका मौसम भी ज्यादा बढ़ जाए और पड़ोसी के बराबर आ जाए, लेके भाग जाए, यानी कि दोनों चुंबकीय बल क्या हो जाए, आपस में लॉक हो जाए, आराम से चल जाए, तो उसे क्या कहेंगे, सिंक्रोनस मोटर कहते हैं। ठीक है। 26 नंबर, स्क्वायरल केज रोटर का मुख्य लाभ क्या है। स्क्वायरल केज रोटर का मुख्य लाभ, बहुत अच्छा प्रश्न है मेरे दोस्तों, सुनिएगा ध्यान से। स्क्वायरल केज इसको कहते हैं गिलहरी पिंजरा, क्या कहते हैं, गिलहरी, गिलहरी पिंजरा। तो ये गिलहरी पिंजरा ले लीजिए रोटर। अब गिलहरी पिंजरा जो रोटर होता है, ये देखो ध्यान से, ये इस प्रकार से है, और मेरे दोस्तों इसके अंदर हम क्या करते हैं, इस प्रकार के तिरछी छड़े, यहाँ पे तिरछी छड़े क्यों डालते हैं, ये छड़े तांबे की होती है, और तिरछी छड़े डालने के एक रीजन नहीं, अनेक रीजन है। रीजन नंबर 1, लंबाई बढ़ती है, लंबाई बढ़ती है तो प्रतिरोध बढ़ता है, प्रतिरोध बढ़ता है तो स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ता है। ठीक है। नेक्स्ट रीजन है, इसमें हमिंग दोष कम होता है। दूसरा, इसमें क्राउलिंग कम होता है। ठीक है। इसमें चुंबकीय लॉकिंग कम होता है। तो ये सारे दोष को टालने के लिए छड़ों को क्या किया जाता है, तिरछी अवस्था में किया जाता है। उच्च दक्षता, सरल निर्माण, उच्च टॉर्क, नियंत्रित गति, तो हम कहेंगे बिल्कुल इसका सरल निर्माण होता है, तो यही इसका मुख्य लाभ होता है। तो दोस्तों ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सिंगल केज, एक होता है डबल केज। ठीक है। ये तो जैसे कि मैंने कह दिया सिंगल केज, और एक होता है डबल केज। तो इस तरह दो पिंजरे होते हैं, इसमें छड़े लगाई जाती है ये। तो इसमें जो बाहर वाला पिंजरा होता है ना, इसमें पीतल की छड़े होती है, पीतल, और ये ऑप्शन नहीं आया तो एल्यूमिनियम। जबकि अंदर वाले में जो छड़े होती है वो कॉपर की छड़े होती है, Cu। ठीक है। ये कॉपर की छड़े हम प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं 27 नंबर, इंडक्शन मोटर का टॉर्क किस पर निर्भर करता है। तो भैया वोल्टेज पर, स्लिप पर, आवृत्ति पर, और यहाँ पावर फैक्टर पर। तो हम सीधा सा कहते हैं कि यहाँ पे जो टॉर्क होता है वो किस पर डिपेंड करेगा, स्लिप के ऊपर प्रयोग किया जाता है। जो टॉर्क होता है वो दोस्तों स्लिप पर हम प्रयोग करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं 28 नंबर, इंडक्शन मोटर की दक्षता किस स्थिति में सबसे अधिक होती है। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मोटर की दक्षता किस स्थिति में सबसे अधिक होती है, सबसे अधिक होती है। तो स्टार्टिंग पर, शून्य लोड पर, फुल लोड पर, और यहाँ पे स्लिप बराबर 100। तो दोस्तों 100% यानी कि फुल लोड, और फुल लोड पर यानी कि पूर्ण भार, तो पूर्ण भार पर एफिशिएंसी जो होती है वो अधिकतम होती है, और पूर्ण भार पर जो स्लिप होती है वो क्या होती है, तो हम कहते हैं 3% के समथिंग होती है। तो फुल लोड पर तो हम सीधा कहेंगे भैया यहाँ पे फुल लोड पर क्या होती है, अधिकतम दक्षता होती है। क्लियर। नेक्स्ट, रोटर की फ्रीक्वेंसी किस पर निर्भर करती है। तो रोटर की फ्रीक्वेंसी किस पर निर्भर करती है दोस्तों, यहाँ पे कहेंगे रोटर की जो फ्रीक्वेंसी होती है स्लिप इनटू क्या होती है, स्टेटर फ्रीक्वेंसी। क्या होती है मेरे दोस्तों, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पे ये जो स्लिप होती है ये दोस्तों प्रतिशत स्लिप होती है, प्रतिशत स्लिप होती है। तो रोटर फ्रीक्वेंसी बराबर क्या होता है, स्लिप इनटू स्टेटर फ्रीक्वेंसी होती है। दोस्तों ध्यान रखना कि जो रोटर फ्रीक्वेंसी होती है ना, रोटर फ्रीक्वेंसी जो होती है वो स्टार्टिंग के समय, स्टार्टिंग पर स्टेटर आवृत्ति के क्या होती है, बराबर, क्या होती है, बराबर। तो प्रारंभिक समय में
जो रोटर आवृत्ति होती है वो स्टार्टिंग के बराबर होती है। और पूर्ण लोड पर ध्यान रखना, पूर्ण लोड, तो पूर्ण लोड पर लगभग 2 हर्ट्ज होती है, यानी निम्न होती है लगभग 2 हर्ट्ज होती है। नेक्स्ट बात करते हैं 30 नंबर। निम्न सॉरी 3 फेज इंडक्शन मोटर को आमतौर पर स्टार्ट करने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं? दोस्तों यहाँ पे 3 फेज मोटर होती है, तो 3 फेज मोटर को चालू करने के लिए अपन किसका प्रयोग करते हैं? स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं जैसे DOL स्टार्टर होता है, यहाँ पे स्टार डेल्टा स्टार्टर भी हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। यहाँ पे प्रतिरोधी यानी ऑटो ट्रांसफॉर्मर प्रयोग करते हैं, ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर प्रयोग करते हैं। तो ये दोस्तों पिंजरा प्रेरण मोटर के लिए हम प्रयोग करते हैं। तो डायरेक्ट ऑनलाइन, तो DOL डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर हम सीधा प्रयोग करते हैं, बैटरी का प्रयोग कंडेंसर और ये नहीं प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं कि ये DOL स्टार्टर होता है, ये 5 HP तक प्रयोग करते हैं। स्टार डेल्टा स्टार्टर होता है, ये 15 HP तक प्रयोग करते हैं, ठीक है। या अपने सीधा कह देते हैं 20 HP तक प्रयोग करते हैं, यहाँ पे 20 HP तक। और ऑटो ट्रांसफार्मर होता है ये 25 HP, और एक होता है स्लिप रिंग ट्रांसफॉर्मर, ठीक है, या फिर रियोस्टेट प्रतिरोध स्टार्टर के नाम से जाना जाता है, जो 25 HP से अधिक के लिए हम प्रयोग करते हैं। 31 नंबर, इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क, स्टार्टिंग करंट सामान्यतः होता है। इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग करंट सामान्यतः होता है, तो मेरे दोस्तों सामान्यतः होता है फुल लोड करंट से अधिक होता है, फुल लोड करंट से कम होता है, बराबर होता है, शून्य होता है। तो इंडक्शन मोटर में स्टार्टिंग करंट सामान्यतः होता है। तो हमको पता है कि यहाँ पे शुरू में जो करंट होता है लगभग 5 से 6 गुना ज़्यादा लिया जाता है रनिंग लोड का। तो शुरू में क्या होता है, फुल लोड करंट से क्या होता है दोस्तों, अधिक होता है। और इसको कम करने के लिए ही कनेक्शन किस में किया जाता है? स्टार में किया जाता है। तो 100% का जो होता है ना, वो 100% का इस स्टार में कितना हो जाता है? तो हम कहते हैं 57.7% हो जाता है। तो लगभग कितना मान लेते हैं? 58% मान लेते हैं। तो मोटर को हमेशा प्रारंभ करते समय ध्यान रखना, प्रारंभ में तो किसका? स्टार में। और रनिंग अवस्था में बोलो किसका? तो डेल्टा में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट 32 नंबर, 3 फेज इंडक्शन मोटर में स्टेटर में कितनी वाइंडिंग होती है? तो भैया 3 फेज मोटर है तो हम सीधा क्या करेंगे? 3 वाइंडिंग प्रयोग करते हैं, 3 वाइंडिंग। और ये भी कितने अंतर पर? 120 डिग्री अंतर पर, 120 डिग्री अंतर पर प्रयोग करते हैं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट, स्लिप का मान किसके बीच अंतर को दर्शाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान से समझोगे तो मैंने बता दिया। स्लिप का मान किसके बीच अंतर को दर्शाता है? इनपुट और आउटपुट पावर, रोटर और सिंक्रोनस गति, वोल्टेज और करंट, और आवृत्ति और गति। तो दोस्तों थोड़ी देर पहले ही मैंने समझाया था कि ये इसके अंदर चुंबकीय फ्लक्स घूम रहा है, तो इसको कहते हैं हम सिंक्रोनस स्पीड। और यहाँ पे रोटर घूमता है तो इसको कहते हैं रोटर स्पीड। इन दोनों का जो अंतर होता है उसी को हम स्लिप कहते हैं। तो रोटर और सिंक्रोनस गति के अंतर को ही हम क्या कहते हैं? स्लिप के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, यहाँ पे इंडक्शन मोटर का मुख्य नुकसान क्या है? नुकसान पूछ रहा है, नुकसान। इंडक्शन मोटर का नुकसान क्या है? विद्युत हानि, घर्षण हानि, स्टार्टिंग में उच्च करंट और खराब पावर फैक्टर। दोस्तों विद्युत हानि तो देखो सब में होती है, घर्षण भी होता है, स्टार्टिंग में उच्च करंट, ये सबसे बड़ा लॉस है। स्टार्टिंग में उच्च करंट होता है तो यही सबसे बड़ा नुकसान होता है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे राइट होता है। 35 नंबर, स्क्वायरल केज मोटर में रोटर बार किस कोण पर झुके होते हैं? तो दोस्तों यहाँ पे रोटर कोण किस कोण पर झुके होते हैं? यहाँ पे मैं ये कह रहा हूँ कि इस प्रकार से होता है ये, ठीक है। ये अब दोस्तों यहाँ पे ये इस तरह है ना, तो हम ये कह रहे हैं कि भैया किस कोण पर झुके होते हैं? तो लगभग ये इस तरह से होते हैं, ये इस प्रकार से होते हैं। तो दोस्तों यहाँ से मैं अगर देखूँ यहाँ पे, तो भैया ये इस तरह है, और तो इतना नहीं होता, इतना नहीं होता।
ये इस तरह होता है, यो इस तरह। भाई ये जो होता है ये इस तरह होता है, तो ये जो कोण होता है ना, ये कोण होता है मेरे दोस्तों, ये ज्यादा होता है। यानी कि मैं बात करूंगा सीधा, भाई ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये कहूंगा कि जैसे इस तरह करते हैं ये तो ये 90 डिग्री है, तो ऊपर का 45 डिग्री नहीं, ये थोड़ा सा यो होता है, तो ये ऊपर का लगभग मैं कहूंगा लगभग 60 डिग्री, कितना, लगभग 60 डिग्री होता है। तो राइट ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, 60 डिग्री, है ना। नीचे इसे पूछे तो ये 30 डिग्री, लेकिन हमेशा ऊपर से माना जाता है, भाई ये है तो इसमें हमेशा ये माना जाएगा, ये तो लगभग ये 60 डिग्री होता है। नेक्स्ट, इंडक्शन मोटर की गति नियंत्रित करने के लिए कौन सी विधि सबसे प्रभावी होती है। तो गति नियंत्रण करने के लिए दोस्तों ध्यान रखना, मोटर की गति नियंत्रण करनी है तो यहाँ हमको पता है F बराबर क्या होता है, पी एन अपॉन में 120। तो भैया यहाँ पे जो गति होती है, वो जो गति होती है ये P और F ये फ्रीक्वेंसी के तो समानुपाती और पोल की संख्या के क्या होती है, विलोम अनुपाती होती है। दो तो ये हो गए, एक होता है वोल्टेज नियंत्रण, लेकिन ये पूछ रहा है कौन सी विधि सबसे प्रभावी होती है, सबसे अधिक मुश्किल होती है। तो भैया फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है, इसके लिए सॉलिड स्टेट युक्ति करते हैं। यानी जो फ्रीक्वेंसी को नियंत्रण करना है तो इसके लिए सॉलिड स्टेट युक्ति हम प्रयोग करते हैं, तो दोस्तों वोल्टेज परिवर्तन, आवर्ती परिवर्तन, तो हम कहेंगे आवर्ती परिवर्तन ही सबसे ज्यादा प्रभावित होती है। क्लियर। नेक्स्ट 37 नंबर है, जब लोड बढ़ता है तो स्लिप क्या होती है। तो हम सीधा सा कहते हैं भैया जब लोड का मान बढ़ता है तो स्लिप भी क्या होती है, बढ़ती है। यानी आपसे सीधा कहेगा पूर्ण लोड, तो पूर्ण लोड पर स्लिप होती है लगभग कितनी, तो हम कहेंगे 3%, 3 से 5% होती है। और आपसे कह दे कि शून्य लोड, तो शून्य लोड से जो होती है तो यहाँ पे 1 से कम होती है। इसका मतलब क्या है, लोड बढ़ने पर स्लिप का मान भी क्या होता है, बढ़ता है। यानी स्लिप क्या होती है, बढ़ती है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन होता है। अगला 38 नंबर देखिएगा, इंडक्शन मोटर को सिंक्रोनस गति से चलाना क्यों असंभव है। इंडक्शन मोटर को सिंक्रोनस गति से चलाना असंभव क्यों है। मेरे दोस्तों यहाँ पे ये ऐसे कह रहा है कि ये तो कौन सी है, सिंक्रोनस गति है ये, ठीक है ये, और बीच में है रोटर गति एन आर, ये रोटर गति। तो ये पूछ रहा है कि सिंक्रोनस गति पे इसको क्यों नहीं चला सकते। अरे इसको आपने सप्लाई दी क्या, नहीं दी, तो सप्लाई नहीं दोगे तो चलाना मुश्किल होता है, क्योंकि ईएमएफ उत्पन्न नहीं होता। बिल्कुल सही बात है, ईएमएफ उत्पन्न नहीं होता है, इसलिए इसको सिंक्रोनस गति पे नहीं चलाया जाता। जब तक इसको सप्लाई नहीं देंगे तब तक ये सिंक्रोनस गति पे कभी भी नहीं चलेगा। पड़ोसी को देखकर केवल काम चलाया जा सकता है, बराबर मुकाबला नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट, यहाँ पे 39 नंबर है और यहाँ पे बात करते हैं यदि स्लिप का मान 1 है तो मोटर की स्थिति कैसी होगी। दोस्तों तो यहाँ पे मोटर की स्थिति कैसी होगी, स्लिप का मान कितना है, 1, तो मोटर की स्थिति कैसी होगी, फुल लोड होगी, नो लोड होगी, स्टार्टिंग होगी, ब्रेक डाउन होगी। दोस्तों यहाँ पे पता लगाइएगा, यहाँ पे हम कहते हैं सपोज कीजिए मोटर कैसी अवस्था में है, प्रारंभिक अवस्था में है, यानी स्टार्टिंग अवस्था में। और स्टार्टिंग अवस्था में जो रोटर होता है, रोटर गति वो 0 होती है। क्लियर। तो भैया एन एस माइनस एन आर अपॉन में एन एस इंटू में क्या हो जाएगा 100। तो भैया यहाँ पे एन आर तो 0 है और एन एस में एन एस का भाग दोगे, भाई एन एस कुछ भी मान लो, 100 मान लीजिए, तो ये 100 है तो ये भी 100 है, क्योंकि एन आर तो 0 है, तो ये तो क्या हो जाएगा, ये तो कुछ है नहीं, 0 है। तो एन एस 100 है, 100 में से 0 घटाओ तो 100 ही बचा। ये 100 में से 100 का भाग दीजिए 1, और 1 को 100 से इंटू कीजिए तो 100, यानी 100% हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 100% कह दीजिए या फिर 1 कह दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि भैया 1 होता है तो कौन सी अवस्था आती है, तो भैया ये 100% या फिर आप कह सकते हो 1, तो ये कौन सी अवस्था में होती है, प्रारंभिक अवस्था होती है। क्लियर। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग अवस्था, राइट ऑप्शन सी। नेक्स्ट आता है 40 नंबर, इंडक्शन मोटर में पावर फैक्टर सुधारने के लिए प्रयोग किया जाता है।
दोस्तों इंडक्शन मोटर में पावर फैक्टर को सुधारना है, बढ़ाना है, तो भैया पावर फैक्टर को सुधारने के लिए यहाँ पे रिएक्टर का प्रयोग करते हैं, कैपेसिटर का, ट्रांसफार्मर का और रेजिस्टेंस का। तो यहाँ पे हम कैपेसिटेंस का यानी कैपेसिटर का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, यदि स्लिप बहुत अधिक हो तो मोटर का क्या परिणाम होगा, यानी स्लिप का मान बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, तो हम कह रहे हैं बहुत ज़्यादा होती है तो छोटी मशीनों में होती है, या बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब देखो स्लिप बढ़ती है तो लोड भी तो बढ़ेगा, और लोड बढ़ेगा तो बहुत ज़्यादा गर्मी पैदा हो जाएगी, गर्मी पैदा हो जाएगी तो दक्षता क्या हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है, दक्षता कमज़ोर हो जाती है तो मोटर की क्या हो जाएगी, तो जीवन काल कम हो जाता है। तो हम सीधा सा कहेंगे कि गर्मी बढ़ जाती है और कम दक्षता हो जाती है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन होता है। नेक्स्ट 42 नंबर देखिएगा, यदि इंडक्शन मोटर पर लोड अचानक हटा दिया जाए, अचानक लोड को क्या कर रहे हो आप, हटा रहे हो, तो क्या हो जाएगा भैया, गति बढ़ जाती है, स्थिर रहती है, घट जाती है, सिंक्रोनस गति के समीप पहुंच जाती है। यहाँ पे हम ये कह रहा है कि सिंक्रोनस गति है, मान लिया 1000 है, ठीक है, और यहाँ पे जब लोड आपने चलाया तो इसकी गति मान लिया कितनी है, तो हम कह रहे हैं कि 920 आरपीएम है। अब अचानक एकदम से आप क्या कर देते हो, लोड हटा देते हो, लोड हटा देते हो तो इसकी गति क्या हो जाती है, लगभग 990 के समथिंग हो जाती है, 995 हो जाती है। तो हम ये कह रहे हैं कि लगभग 1000 के समथिंग पहुंची कि नहीं पहुंची, अरे तो यही तो सिंक्रोनस स्पीड है, और ये सिंक्रोनस स्पीड के लगभग क्या पहुंच जाती है ये। हाँ, अगर ये कह सकते हो कि सिंक्रोनस स्पीड के समीप पहुंच जाती, ये ऑप्शन नहीं होता तो आप कह सकते थे कि बढ़ जाती है, तो राइट ऑप्शन तो क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन होता है। 43, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर स्टार्ट नहीं करती क्यों। दोस्तों सिंगल फेज मोटर के अंदर क्या होता है, यहाँ पे केवल एक वाइंडिंग होती है, और दोस्तों एक फेज वाइंडिंग होने के कारण इसमें रोटेटिंग चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न नहीं होता है। जब घूमने वाला चुंबकीय फ्लक्स पैदा नहीं होगा तो रोटर को कैसे घुमाएगा, तो यहाँ सीधा सा अपन कहेंगे घूमने वाला चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न नहीं होता है, रोटर खराब होता है, जी नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, यह स्वयं प्रारंभ नहीं होती। अरे भाई यही तो हम पूछना चाह रहे हैं कि प्रारंभ नहीं होती, वोल्टेज अधिक होता है, रोटर वाइंडिंग नहीं होती है, रोटर में तो कोई दिक्कत नहीं है, यह स्टार्ट नहीं करती क्योंकि यह स्वयं प्रारंभ नहीं होती है। बिल्कुल सही बात है, यह स्वयं प्रारंभ नहीं होती है, क्यों नहीं होती है, क्योंकि इसमें घूमने वाला चुंबकीय फ्लक्स नहीं होता है। अरे इसमें घूमता क्यों नहीं है चुंबकीय फ्लक्स, क्योंकि इसमें एक से ज्यादा फेज नहीं होते हैं, और घुमाने के लिए कम से कम 2 फेज की आवश्यकता होती है। भाई साहब के पास में एक ही फेज है, तो अब क्या किया जाए, जुगाड़ लगाया जाता है। जुगाड़ का मतलब है कि सिंगल फेज को 2 फेज में बदल दो कैसे भी। तो भैया या तो आप कैपेसिटर का प्रयोग करो या फिर शेडेड रिंग का प्रयोग कर सकते हो। 44 नंबर, सिंगल फेज मोटर में घूर्णन क्षेत्र यानी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनता क्योंकि, यही तो बोल रहा हूं मैं, क्यों नहीं बनता, क्योंकि उसमें सिंगल फेज है, वोल्टेज अधिक होता है, केवल एक फेज होता है, बस यही तो बात चल रही है कि एक फेज होता है, इस कारण उसमें घूमने वाला नहीं होता, और घूमने वाला नहीं होता तो मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है। 45 नंबर, सिंगल फेज मोटर को स्टार्ट करने के लिए कौन सी विधि प्रयुक्त होती है, डायरेक्ट ऑनलाइन कैपेसिटर स्टार्ट। तो भैया कैपेसिटर लगा के तो अपने स्टार्ट करते हैं तुरंत। कैपेसिटर भाई साहब क्या करता है, यहाँ पे हम बात करेंगे कैपेसिटर क्या करता है, सिंगल फेज टू फेज कर देता है, यहाँ पे घूमने वाला चुंबकीय फ्लक्स पैदा कर देता है, यहाँ पे टॉर्क भी बढ़ा देता है, पावर फैक्टर क्या कर देता है, सुधार देता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी ऑप्शन होता है। नेक्स्ट 46 नंबर है, रोटर में धारा उत्पन्न करने का कारण होता है। तो दोस्तों रोटर में धारा उत्पन्न करने का क्या कारण है, तो यहाँ पे रोटर में धारा उत्पन्न करने का कारण होता है डायरेक्ट सप्लाई है, स्टेटर से उत्पन्न फ्लक्स है, बैटरी है, ब्रश है। तो मेरे दोस्तों यहाँ पे ये देखो समझो, ये स्टेटर है, इसमें चुंबकीय फ्लक्स है और बीच में है रोटर, तो यहाँ चुंबकीय प्रेरण क्रिया होगी, और चुंबकीय प्रेरण क्रिया के कारण इसमें क्या पैदा हो जाएगा, ईएमएफ। ईएमएफ का मतलब होता है धारा, ठीक है। स्टेटर से चुंबकीय फ्लक्स, स्टेटर से उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स के कारण धारा पैदा होती है। 47 नंबर, शेडेड पोल मोटर में स्टार्टिंग टॉर्क होता है। मेरे दोस्तों इसमें सुनो कहानी, यहाँ पे हम कहते हैं कि इस तरह के पोल होते हैं, और इस तरह के पोल को यहाँ पे एक खांचे के द्वारा इस तरह बांट दिया जाता है, यूं,
इस प्रकार से बांट दिया जाता है। तो यहाँ पे जो छोटा पोल होता है इसे हम कहते हैं सैडेड पोल। क्या कहते हैं? सैडेड पोल। बड़े वाले को क्या कहते हैं? सैलियंट। सैलियंट। और इसके ऊपर एक मोटे तांबे तार की क्या होती है? कुंडली, जिसे हम क्या कहते हैं? सैडेड रिंग कहते हैं। सैडेड रिंग। तो ये सैडेड रिंग है। और ये क्या काम करती है? अरे जैसे कैपेसिटर काम करता है ना, वैसे ये काम करती है। सिंगल फेज को दो फेज में बांटने का, घूमने वाला चुंबकीय फ्लक्स पैदा करने का, धारा तथा वोल्टेज के अंदर फेजांतर उत्पन्न करने का, तो ये अनेक सारे कार्य करती है। और इसके बीच में हमारा ये क्या होता है? घूमने वाला भाई साहब रहता है, यानी रोटर। तो दोस्तों इसकी जो दक्षता होती है, स्टार्टिंग टॉर्क की बात करते हैं तो निम्न होता है। निम्न दक्षता की बात करते हैं तो 3% से 35% इसकी क्या होती है? मात्र दक्षता होती है, बहुत कम होती है यानी। ठीक है, छोटी मोटरों में हम प्रयोग करते हैं तो इसका स्टार्टिंग टॉर्क बहुत क्या होता है? कम होता है। इसका उपयोग कहाँ करते हैं? सभी प्रकार के छोटे खिलौनों की जो मोटर होती है उसमें प्रयोग करते हैं। ट्रिमर में इसका प्रयोग करते हैं। कूलर के अंदर जो पानी की मोटर होती है उसमें भी सैडेड पोल मोटर प्रयोग आती है। दीवार घड़ी होती है उसमें ग्रामोफोन है, टैप रिकॉर्डर है, होमोग्राफ है। ठीक है, प्रोजेक्टर होता है, सीडी ड्राइव होती है। तो अनेक सारे ऐसे टूल्स होते हैं, ऐसे उपकरण होते हैं जिनमें हम सैडेड पोल मोटर प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट 48 नंबर, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में कैपेसिटर की को किस स्थिति में हटाया जा सकता है? तो दोस्तों कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में कैपेसिटर को किस स्थिति में, दोस्तों यहां पे समझिएगा थोड़ा सा। ये हमारी स्टार्टिंग वाइंडिंग है, बीच में हमारा ये क्या है? घूमने वाला भाग है, और ये हमारी रनिंग वाइंडिंग है। ठीक है, और यहाँ पे हम सप्लाई दे रहे हैं। तो मेरे दोस्तों यहाँ पे जैसे ही ये अपकेंद्रीय स्विच होता है, ये अपकेंद्रीय स्विच है, शुरू में एक कनेक्ट है। अब जैसे स्विच ऑन किया तो दो फेज बढ़ जाता है। तो दो फेज होने के कारण यहाँ पे स्टार्टिंग वाइंडिंग क्या करती है? सिंगल फेज को दो फेज में बटने कार्य कर रही है। तो यहाँ पे दो फेज होता है, और दो फेज के कारण यहाँ घूमने वाला चुंबकीय फ्लक्स यानी मोटर स्टार्ट हो जाती है। और जैसे ही मोटर स्टार्ट होती है तो मोटर 75% घूम जाती है दोस्तों। और 75% घूमने के बाद में जो हमारा अपकेंद्रीय स्विच होता है, ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच होता है, ये अपकेंद्रीय बल के कारण, अपकेंद्रीय सिद्धांत के कारण ये यांत्रिक रूप से ऊपर उठ करके ऊपर उठ जाता है, और ये परिपथ से इस स्टार्टिंग वाइंडिंग को अलग कर देता है। तो यहाँ पे ये वाइंडिंग भी अलग हो जाती है और कैपेसिटर भी क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। तो शटडाउन के समय, स्टार्टिंग के बाद, बिल्कुल सही बात है, स्टार्टिंग के बाद यानी 75% होने के बाद कैपेसिटर को किस स्थिति में हटाया जा सकता है? तो स्टार्टिंग के बाद हटाया जा सकता है। क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि कैपेसिटर कौन सा प्रयोग किया जाता है, तो ध्यान रखना इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। ठीक है, अगर ये ऑप्शन में नहीं मिले तो फिर ध्यान रखना पेपर कैपेसिटर हम प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट 49, रनिंग कैपेसिटर किस मोटर में स्थायी रूप से जुड़ा होता है? तो दोस्तों सैडेड पोल मोटर, इसमें तो होता ही नहीं है। स्प्लिट फेज, इसमें भी नहीं होता है। कैपेसिटर रन मोटर, तो कैपेसिटर रन मोटर होता है तो इसमें प्रयोग कर सकते हैं। कैपेसिटर रन मोटर होता है, ठीक है, या फिर स्थायी कैपेसिटर मोटर होता है तो वहां स्थायी रूप से वो जुड़ा रहता है। और ये ध्यान रखना ज्यादा क्षमता का नहीं होता है, ये 2 से 4 माइक्रोफैरड का होता है, और ये इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर होता है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं, यूनिवर्सल मोटर किस प्रकार की सप्लाई पर कार्य करती है? दोस्तों ध्यान रखना, यूनिवर्सल को ध्यान रखना, एसी सीरीज मोटर भी कहते हैं, सार्वभौमिक मोटर भी इसे ही कहते हैं। यूनिवर्सल मोटर यानी एसी सीरीज मोटर। दोस्तों ध्यान रखना, एक तो ये एसी और डीसी दोनों पर काम करती है। ये डीसी मोटर का सुधरा रूप है, एक तो सुधरा रूप होता है, इसमें वही आर्मेचर होता है और वही कंपनसेटिंग वाइंडिंग, और यहाँ पे सीरीज फील्ड होती है, और यहाँ पे सप्लाई देके इस प्रकार से चलाया जाता है। यूनिवर्सल जो मोटर होती है, इसकी जो गति होती है बहुत तेज होती है। इसकी गति जो होती है लगभग 14,000 आरपीएम होती है। ध्यान रखना, ये जो यूनिवर्सल मोटर होती है, ये घरों के अंदर जो मिक्सी होती है वहां पे प्रयोग कर सकते हैं, सिलाई मशीन होती है वहां पे प्रयोग कर सकते हैं, वैक्यूम क्लीनर में प्रयोग कर सकते हैं,
अनेक सारे ड्रिल मशीन होती है वहां प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, अनेक सारी जगह हम प्रयोग कर सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है किस प्रकार की सप्लाई पर चलाया जा सकता है, तो इसको एसी और डीसी दोनों से चलाया जा सकता है, दोनों एसी और डीसी। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं स्प्लिट फेज मोटर में स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग में अंतर क्या होता है। दोस्तों स्प्लिट फेज स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग, बात करते हैं स्टार्टिंग और यहाँ पे रनिंग। ठीक है, यहाँ पे स्टार्टिंग कुछ समय के लिए, कुछ समय कार्य करती है और ये पूरे समय के लिए कार्य करती है, पूरे समय, ये चीज। दूसरी चीज रनिंग वाइंडिंग जो होती है, ध्यान रखना, मोटे तार और कम लपेट, जबकि ये पतले तार अधिक लपेट। अब पतले तार की है तो भैया प्रतिरोध क्या होगा, प्रतिरोध इसका ज्यादा होगा और इसका प्रतिरोध क्या होगा, कम। इंडक्टेंस की बात करते हैं, यानी रिएक्टेंस की बात करते हैं, तो यहाँ पे रिएक्टेंस ज्यादा होता है इसका और इसका रिएक्टेंस क्या होता है, कम होता है। तो फिजिकली स्थिति में और प्रतिरोध और रिएक्टेंस, तो राइट ऑप्शन तो क्या हो जाएगा इसका, प्रतिरोध और रिएक्टेंस के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों 52 नंबर, कैपेसिटर रन मोटर का पावर फैक्टर होता है। तो दोस्तों कैपेसिटर मोटर का पावर फैक्टर जो होता है, खराब होता है, अच्छा होता है, शून्य होता है, नकारात्मक, तो हम कहेंगे अच्छा होता है, क्योंकि कैपेसिटर खुद पावर फैक्टर को सुधारने वाला है। जब वो खुद लग रहा है तो खराब कैसे होने देगा, तो यहाँ पे सीधा हम कहते हैं। दोस्तों ध्यान रखना, कैपेसिटर मोटर 3 प्रकार की होती है। ठीक है, इस प्रकार से, एक होता है स्टार्ट कैपेसिटर, एक होता है स्थायी कैपेसिटर और एक होता है कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। तो ये तो सबसे वेरी मोस्ट होती है कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं, एसी के अंदर भी करते हैं, इसका मशीन वॉशिंग मशीन में भी करते हैं, इसका प्रयोग हम फ्रिज के अंदर भी करते हैं, इसका उपयोग अपन ग्राइंडर, कौन सा ग्राइंडर, वेट ग्राइंडर यानी आटा चक्की, तो उसके अंदर भी हम प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, इसमें लगा लिया गया चिन्ह, हाँ अच्छा होता है। नेक्स्ट, यूनिवर्सल मोटर की गति किस पर निर्भर करती है। दोस्तों यूनिवर्सल मोटर की जो गति होती है वो किस पर निर्भर करेगी, तो ध्यान रखना, एक प्रकार की मैंने कहा कि डीसी की मोटर होती है, तो यहाँ यूनिवर्सल मोटर की जो होती है, ये गति जो होती है, एक तो लोड के क्या होती है, विलोम अनुपाती होती है। तो कभी भी ये शून्य लोड होता है तो ये अनंत होता है, ये अनंत होता है तो शून्य होती है, तो ये लोड पर निर्भर करती है। ठीक है, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। सिंगल फेज मोटर में कौन सी मोटर रिवर्स नहीं की जा सकती, उल्टी दिशा में नहीं घुमाई जाती। कैपेसिटर आराम से घुमाई जा सकती है, यूनिवर्सल घुमा सकते हैं, शेडेड पोल और स्प्लिट फेज। दोस्तों स्प्लिट फेज ये शेडेड मोटर, सामान्यतः दृष्टि से शेडेड मोटर की दिशा नहीं बदल सकते, लेकिन अपन कोशिश करते हैं तो बदल सकते हैं, लेकिन सामान्य कंडीशन में नहीं बदल सकते है। तो राइट ऑप्शन तो क्या हो जाएगा, सी। 55 नंबर, अगर कैपेसिटर खराब हो जाए तो क्या होगा, भैया मोटर नहीं चलेगी, तेज चलेगी, रुक जाएगी, स्टार्ट नहीं होगी, तो हम सीधा सा कह देंगे स्टार्ट ही नहीं होगी जब खराब हो जाए तो। नेक्स्ट, सिंगल फेज मोटर किस सिद्धांत पर काम करता है, तो भैया ये तो बार बार बता रहे हैं कि रोटेटिंग चुंबकीय फील्ड सिद्धांत पर, वोल्टेज सिद्धांत पर, करंट सिद्धांत, तो अपन कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड सिद्धांत पर। ठीक है, घूमने वाले सिद्धांत पर सिंगल फेज मोटर कार्य करती है। नेक्स्ट है, स्प्लिट फेज मोटर को सामान्यतः कहा जाता है, भैया स्प्लिट फेज को एक तो प्रतिरोधी विभक्त मोटर भी कहते हैं। दूसरा दोस्तों इसको एक स्टार्टिंग और एक रनिंग वाइंडिंग वाली मोटर, बिल्कुल सही बात है, इसमें एक स्टार्टिंग और एक क्या होती है, रनिंग। स्टार्टिंग वाइंडिंग को ध्यान रखना ऑक्सिलरी वाइंडिंग या सहायक वाइंडिंग भी कहते हैं, सहायक वाइंडिंग भी अपन कहते हैं, जो पतले तार और अधिक लपेट की बनाई जाती है। 58 नंबर, कैपेसिटर रन मोटर की तुलना में कैपेसिटर स्टार्ट मोटर होती है। कैपेसिटर रन मोटर की तुलना में कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, कैपेसिटर रन मोटर की तुलना में कैपेसिटर स्टार्ट मोटर जो होती है
अधिक दक्ष तो होती है, अधिक टॉर्क देती है, धीमी गति चलती है, अधिक आवाज करती है। तो अपन कहते हैं कि तुलना में कैपेसिटर स्टार्ट होती है तो ध्यान रखना दोस्तों, अधिक टॉर्क देती है। क्या देती है वो? अधिक टॉर्क देती है, क्योंकि उसमें कैपेसिटर स्टार्ट है। नेक्स्ट है 59 नंबर, कौन सी मोटर अधिक गति पर चलती है? तो दोस्तों यूनिवर्सल मोटर होती है जो अधिक गति पर क्या होती है? चलती है। इसकी गति बहुत ज्यादा तेज होती है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं, यूनिवर्सल मोटर स्पीड कंट्रोल कैसे कर सकता है? वोल्टेज बदलकर बिल्कुल कर सकते हैं। कैपेसिटर होता ही नहीं है। स्विच बदलकर स्विच नहीं, पोल्स बदलकर जी नहीं। तो यहाँ कैपेसिटर बदल के कर सकते हो, या फील्ड टैपिंग के द्वारा कर सकते हो, या प्रतिरोध के द्वारा कर सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार से आप गति को क्या कर सकते हो? नियंत्रण कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पे ये थे आपके टोटल प्रश्न। तो दोस्तों यहाँ पे 60 प्रश्न जो पूरे के पूरे मशीन के थे। सेशन कैसा लगा दोस्तों आपको? तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट सेशन आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए, कौन सा टॉपिक पे नहीं चाहिए। ठीक है, और इसको दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए प्लीज़। ठीक है दोस्तों, फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।